ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 631 ये नरसंहार है, भाग 7। सोल बीकन कौशल का उपयोग करते हुए इवान क्लोन के ठीक पीछे दिखाई दिया। उसका ब्लेजरब्रिंगर गॉन्टलेट सूर्य की असली आग से जल उठा और सोनिक रेजोनेंस कौशल का उपयोग करते हुए उसने क्लोन के सिर के पिछले हिस्से पर मुक्का मारा। धमाका! तरबूज की तरह क्लोन का सिर खूनी लाल गूदे में फट गया और हवा में बिखर गया। लेकिन क्लोन के सिर को नष्ट करने के बाद खुश होने के बजाय इवान ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाई। मुझे पता है कि यह इतना आसान नहीं होगा, उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसने क्लोन के सिर के लाल खूनी गूदे को लाल आग में बदलते देखा। क्लोन का सिर रहित शरीर अपने आप हिल गया और इवान से दूर चला गया। क्लोन के सिर रहित शरीर के इवान से दूर चले जाने के बाद लाल आग एक बार फिर क्लोन से चिपक गई और उसका सिर सामान्य हो गया। तुमने मुझे लगभग वहां पहुंचा ही दिया, क्लोन ने सिर के पुनर्जीवित होते ही कहा। उसके हाथ में एक नया लाल आग का भाला दिखाई दिया और इवान को कुछ भी करने का मौका दिए बिना उसने उसकी दिशा में सीधा वार किया। जैसे ही क्लोन ने वार किया, इवान के शरीर के सभी बाल खड़े हो गए और उसने तुरंत अपनी स्थिति से दूर जाने के लिए हवा में चलने का कौशल इस्तेमाल किया। जिस क्षण इवान दूर गया, जमीन एक पतली सीधी रेखा में फट गई और फटी हुई जमीन से लाल आग की एक धार फूट पड़ी। क्लोन के हमले से बचने के बाद जब इवान ने एक बार फिर उसकी ओर देखा तो उसने देखा कि क्लोन पहले ही अपनी पिछली स्थिति से गायब हो चुका था और अब जमीन से 100 मीटर ऊपर मंडरा रहा था। क्लोन का भाला उसकी दिशा में इशारा कर रहा था और भाले की नोक पर एक छोटा लाल गोला घूम रहा था। जब इवान ने भाले की नोक पर छोटे लाल गोले को घूमते देखा तो उसके शरीर में खतरे की एक जबरदस्त भावना ने उसे जकड़ लिया। नेक द्वारा क्षमता मनका का उपयोग करने पर उसे जो घुटन महसूस हुई थी वह उसके दिल में भर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर अकड़ने लगा। अगर मैं इस हमले को नहीं रोक पाया तो मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा, इवान ने मन ही मन सोचा और अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। अचानक वह दबाव जो वह महसूस कर रहा था वह 10 गुना बढ़ गया और उसके चारों ओर का स्थान जम गया। इवान ने अपना सिर उठाया और देखा कि भाले की नोक पर लाल गोला घूमना बंद हो गया है। क्लोन की गहरी पीली आंखें ठंड से चमक उठीं और उसने अपना मुंह खोल दिया। ब्लेज नोवा! जिस क्षण क्लोन ने ये शब्द कहे, इवान के शरीर में खतरे की भावना से कहीं ज्यादा आसन विनाश की भावना ने उसे घेर लिया। अचेतन रूप से उसने टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल को सक्रिय किया और इसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में 5000 आत्माओं का इस्तेमाल किया। जब इवान ने आत्मा अवशोषण कौशल के साथ टेम्पोरल वेलोसिटी का इस्तेमाल किया तो उसकी आंखों में समय रुक गया। उसने क्लोन की ओर देखा और देखा कि छोटा गोला भाले से अलग हो गया है और अब उसकी दिशा में बढ़ रहा है। टेम्पोरल वेलोसिटी एक ऐसा कौशल है जो सीधे अपने उपयोगकर्ता के दिमाग को प्रभावित करता है, जिससे उसका दिमाग सामान्य से कई गुना तेजी से काम करता है। इसलिए सीधे अपने उपयोगकर्ता के दिमाग को प्रभावित करने वाले कौशल पर आत्मा अवशोषण का उपयोग करने के परिणाम सामान्य नहीं थे। इवान को सिर में तेज दर्द महसूस हुआ और कौशल का इस्तेमाल करते ही उसकी आंखों से खून बहने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह इस समय बेहोश होने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। हालांकि इवान बेहोश होने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और एक इशारा किया, अपनी उंगलियों को उस अग्नि गोले की ओर मोड़ा जो उसकी दिशा में आ रहा था। उसने छाया ऊर्जा का उपयोग करके एक छाया गोली बनाई और गोली की शक्ति बढ़ाने के लिए ईंधन के रूप में 50,000 आत्माओं का उपयोग किया। इवान के मुंह से एक दर्दनाक घुरघुराहट निकली जब उसने एक ही समय में 2 कौशलों की शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग किया और वह लगभग बेहोश हो गया क्योंकि ये कौशल उसके दिमाग और आत्मा पर बोझ डाल रहे थे। इवान की आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने अपनी आंखें उस गोले से नहीं हटाईं जो धीरे धीरे उसकी दिशा में बढ़ रहा था। आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके मजबूत की गई छाया गोली का उपयोग करके लक्ष्य को नियंत्रित करना और मारना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल के कारण वह अग्नि गोले पर ठीक से निशाना लगाने में सक्षम था। एक बार जब इवान को यकीन हो गया कि उसका निशाना सही था तो उसने छाया गोली छोड़ दी और टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया। धमाका! छाया गोली अंतरिक्ष को चीरती हुई सीधे अग्नि गोले की ओर चली गई। हालांकि ऐसा लग सकता है कि क्लोन ने अपने ब्लेज नोवा का इस्तेमाल किए हुए बहुत समय बीत चुका था, लेकिन वास्तव में क्लोन द्वारा ब्लेज नोवा को गोली मारे जाने और इवान द्वारा टेम्पोरल वेलोसिटी और शैडो बुलेट कौशल का इस्तेमाल किए जाने के बाद से 1 सेकंड भी नहीं बीता था। इवान को ऐसा सिरदर्द महसूस हुआ जो किसी को भी पागल कर सकता है जब उसने टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हालांकि उसने कौशल का इस्तेमाल केवल एक पल के लिए किया था, लेकिन उस पल में उसने शैडो बुलेट और टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का लगभग 40% इस्तेमाल किया था। छोटी काली गोली एक पल में गहरे लाल रंग के अग्नि गोले के सामने पहुंच गई।
हालांकि क्लोन को यकीन नहीं था कि इवान ने किस तरह के कौशल का इस्तेमाल किया था, लेकिन वह उस जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता था जो छोटी काली गोली के भीतर छिपी हुई थी। जब उसका ब्लेज नोवा और इवान की शैडो बुलेट टकराने वाली थी, तो क्लोन के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए और वह तुरंत वहां से उड़ने के लिए मुड़ गया। इवान की प्रवृत्ति भी चीख रही थी, लेकिन वह बुलेट और ब्लेज नोवा को देखने के लिए अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था क्योंकि उसका सिर घूम रहा था और उसे लग रहा था कि उसकी आंखें किसी भी क्षण फट जाएंगी। आखिरकार बुलेट और फायर ऑर्ब एक दूसरे से टकरा गए। जिस क्षण वे एक दूसरे के संपर्क में आए, ऑर्ब और बुलेट गायब हो गए। दुनिया पूरी तरह से शांत हो गई, जैसे कि सब कुछ सामान्य हो। लेकिन ये शांति लंबे समय तक नहीं रही क्योंकि बुलेट और फायर ऑर्ब के गायब होने के एक पल बाद कालकोठरी हिलने लगी। पूरे कालकोठरी में प्रलय जैसा विस्फोट हुआ और दुनिया को नष्ट करने वाली शॉकवेव हर दिशा में बाहर की ओर फट गई। इवान और क्लोन दोनों ही शॉकवेव में फंस गए। टेम्पोरल वेलोसिटी और शैडो बुलेट स्किल्स का इस्तेमाल करने के बाद इवान की हालत पहले से ही ठीक नहीं थी, इसलिए जिस क्षण वह शॉकवेव में फंस गया उसका दिमाग खाली हो गया। वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा था और उसे बस इतना पता था कि शॉकवेव की वजह से उसका शरीर बहुत दूर उड़ रहा था। आखिरी क्षण में जब वह होश खोने ही वाला था, इवान ने अपनी जीभ को इतनी जोर से काटा कि उसके दांत उसमें गहरे धंस गए और आखिरकार वह होश में आ गया। लेकिन जैसे ही उसे होश आया, उसने अपने पूरे शरीर में एक असहनीय दर्द महसूस किया। इवान दर्द को सहन नहीं कर पाया और जोर से चिल्लाया। फुक फुक फुक। इवान ने अपने शरीर के बाएं हिस्से को देखा और पाया कि शॉकवेव के कारण उसका बायां हाथ और पैर खून की धुंध में फट गया था। उसके शरीर की सभी हड्डियां टूट गई थीं और उसके आंतरिक अंग पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे। अगर वह एक पल पहले वाकई होश खो देता तो वह निश्चित रूप से यहीं मर जाता। इवान ने गहरी सांसें लेना शुरू कर दिया और खुद को ठीक करने के लिए डेथ ट्रांसनेरिफर कौशल का इस्तेमाल किया। कालकोठरी के बाहर मौजूद एक छाया मरे हुए को नष्ट कर दिया गया और इवान तुरंत सही स्थिति में लौट आया। ठीक होने के बाद उसने जल्दी से अपने चारों ओर एक अवरोध बनाया और शॉकवेव के कम होने का इंतजार किया। क्लोन भी मेरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह मुझसे भी बदतर हालत में होगा, इवान ने बड़बड़ाया और 1 मिनट बाद जब शॉकवेव धीमी हो गई तो उसने जल्दी से वापस उड़ने के लिए छाया पंखों का इस्तेमाल किया। बस कुछ ही सेकंड में वह उस जगह पर वापस आ गया जहां वह विस्फोट से पहले था और क्लोन की तलाश करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया। तुम्हें पा लिया। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए इवान ने कुछ ही समय में क्लोन को ढूंढ लिया और उसे विपरीत दिशा में उड़ते हुए देखा। उसका दाहिना हाथ गायब था और उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था। करीब से देखने पर इवान ने देखा कि क्लोन का हाथ बहुत धीमी गति से पुनर्जीवित हो रहा था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह लगभग ऊर्जा से बाहर था। उसने पहले के शॉकवेव से बचने के लिए बहुत सारी ऊर्जा खर्च की होगी, इवान ने कहा और जल्द ही उसने क्लोन को अपनी आंखों से उड़ते हुए देखा। मैं उसे एक ही हमले में खत्म कर दूंगा, इवान ने बड़बड़ाया और क्लोन के ठीक पीछे पहुंचने के लिए विंड वॉक स्किल का इस्तेमाल किया। उसकी सारी शक्ति उसकी मुट्ठी के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई और वह क्लोन को खत्म करने ही वाला था कि पकड़ लिया। उसने क्लोन की आवाज़ सुनी और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, क्लोन ने पलटकर एक लाल आग का गोला सीधे उसके सीने पर मारा। अध्याय 632 ये नरसंहार है। भाग 8। क्लोन के हाथ में लाल आग का गोला इवान की छाती पर लगा। जिस क्षण आग का गोला उसकी छाती पर लगा, इवान ने अवचेतन रूप से क्रिम्सन वेल कौशल को सक्रिय कर दिया। क्रिम्सन वेल अद्वितीय कौशल रक्त बिजली को माध्यम के रूप में उपयोग करके उपयोगकर्ता आंशिक रूप से अमूर्त हो सकता है। इस अवस्था में रहते हुए उपयोगकर्ता बाधाओं और हमलों से गुजर सकता है। यह अवस्था 15 सेकंड तक रहेगी। आंशिक रूप से अमूर्त अवस्था में रहने पर उपयोगकर्ता के कौशल की शक्ति 150% बढ़ जाती है। शांत होने का समय 6 घंटे। वह टाइटैनिक रेजिलियंस कौशल को भी सक्रिय करना चाहता था, लेकिन उसे समय पर इसे सक्रिय करने का समय नहीं मिला। एक जोरदार धमाकेदार ध्वनि के साथ आग का गोला फट गया। हालांकि इवान ने क्रिम्सन वेल कौशल को सक्रिय कर दिया था, फिर भी वह एक कदम बहुत देर से था और उसका दाहिना कंधा चकनाचूर हो गया। गर्म लाल रक्त का एक फव्वारा फूट पड़ा और आंशिक रूप से अमूर्त रूप में रहते हुए इवान को क्लोन से दूर फेंक दिया गया। उसकी छाती भारी हो गई और इवान ने जमीन पर गिरने से पहले ही मुंह भर खून थूक दिया। अरे, अगर मैं एक कदम भी देर से होता तो मेरा शरीर अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाता। इवान ने खुद को हवा में संतुलित किया और पुनर्जनन और एम्बर विटेलिटी कौशल का उपयोग करके रक्त को रोकने की कोशिश करते हुए भारी सांस ली। क्लोन भी आग के गोले के प्रभाव के कारण उड़ गया, लेकिन आग के गोले के फटने पर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आग के गोले के फटने के बाद क्लोन को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उसकी हालत अच्छी नहीं थी। ब्लेज नोवा जैसे कई शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने के बाद, अपने सिर को पुनर्जीवित करने और थंडर टेम्पेस्ट कौशल के हमले से बचने के बाद उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा खर्च कर दी थी। आग के गोले से उड़ जाने के बाद वह जोर जोर से सांस ले रहा था और उसका खोया हुआ दाहिना हाथ बहुत धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा था।
हालांकि मेरी हालत उससे बेहतर है, लेकिन मैं भी लगभग शैडो एनर्जी से बाहर आ चुका हूं, इवान ने क्लोन को लगभग घुटनों के बल पर देखकर बड़बड़ाया। पूरी लड़ाई के दौरान इवान बिना किसी रोक टोक के शैडो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि क्लोन डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता था क्योंकि वह रैंक 1 कोर इवॉल्वर नहीं था, फिर भी वह कॉन्सेप्चुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता था। और शैडो एनर्जी का इस्तेमाल किए बिना इवान के लिए क्लोन को नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल था, जिसका शरीर कॉन्सेप्चुअल एनर्जी से भरा हुआ था। चलो इसे खत्म करते हैं। इवान ने अपने मुंह के कोने से बहते खून को पोंछा और एक बार फिर क्लोन की ओर गोली चलाई। हालांकि क्लोन जोर जोर से सांस ले रहा था, लेकिन जब उसने इवान को अपनी ओर आते देखा तो वह भी पीछे नहीं हटा और उसने भी आगे की ओर गोली चलाई। एक बार फिर लड़ाई की आवाज कालकोठरी में गूंज उठी और शक्तिशाली शॉकवेव ने पहले से ही जर्जर भूमि को तहस नहस कर दिया। इवान और क्लोन दोनों ही अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर थे और अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। भले ही वे दोनों अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर थे, फिर भी वे बिना रुके 1 घंटे से अधिक समय तक लड़ते रहे। 1 घंटे के बाद इवान और क्लोन दोनों ही अपने खून से लथपथ थे। उनके शरीर चोटों से भरे हुए थे और उनके शरीर में एक भी हड्डी नहीं थी जो अभी भी बरकरार थी। ये कमीना वास्तव में पूरी तरह से अलग लीग का है, इवान ने जोर जोर से सांस लेते हुए सोचा। उसके चेहरे से खून टपक रहा था और उसकी थकी हुई आंखें धीरे धीरे काली हो रही थीं, एक बार फिर से, क्योंकि उसने पहले ब्लडलस्ट स्किल का इस्तेमाल किया था और अब इसकी अवधि समाप्त हो गई है। इस 1 घंटे के दौरान अपनी छाया ऊर्जा के अलावा इवान ने अपना सारा मैना भी इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन फिर भी वह क्लोन को खत्म नहीं कर पाया। तुम एक बहुत ही कठोर कमीने हो। इवान ने क्लोन की आवाज़ सुनी और अपनी आंखों के समान देखा। क्लोन की गहरी पीली आंखें भी अपनी पिछली चमक खो चुकी थीं और अब थकान से भरी हुई थीं। उसका दाहिना हाथ, जो पहले धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा था, पहले ही ठीक होना बंद हो चुका था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं खुद को एक निचली दुनिया में ऐसी स्थिति में पाऊंगा, क्लोन ने कहा और उसके शरीर के चारों ओर लाल आग की छोटी छोटी चिंगारियां एक बार फिर से जलने लगीं। हालांकि मैंने कालकोठरी के अंदर भेजे जाने के बाद अपनी अधिकांश यादें खो दी हैं, फिर भी मुझे पता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूं जो यूटोपिया के अरबों लोगों से ऊपर है। क्लोन के चारों ओर लाल आग की लपटें और भी बढ़ गईं। अगर मैं आज तुम्हें नहीं मार पाया तो मैं कभी गर्व से अपना सिर नहीं उठा पाऊंगा। धमाका! क्लोन के शरीर से आग का एक स्तंभ फूट पड़ा और उसकी आभा बढ़ने लगी। भले ही मुझे तुम्हारे साथ मरना पड़े, मैं आज तुम्हें जरूर मारूंगा। क्लोन का शरीर बिखरने लगा, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली लाल आग की शक्ति भयानक गति से बढ़ने लगी। आपके उदार प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं आपके साथ मरने की योजना नहीं बना रहा हूं, इवान ने कहा और अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया, उसकी परछाई थोड़ी झिलमिला उठी और कार्नेज उसकी छाया भंडार से बाहर निकल आया। इवान ने एक हाथ से कार्नेज को पकड़ा और क्लोन की दिशा में निशाना लगाया। तुम अपने इस खिलौने का उपयोग करके मुझे रोकना चाहते हो, क्लोन ने अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा जब उसने देखा कि इवान कार्नेज को अपनी दिशा में निशाना लगा रहा है। इवान ने क्लोन की आवाज़ सुनकर एक गहरी सांस ली और कार्नेज के पिछले हिस्से को अपनी छाती के पास लाया, जबकि वह अभी भी उसकी दिशा में निशाना लगा रहा था। यह कोई खिलौना नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो। कार्नेज के चारों ओर खून से लाल आभा दिखाई दी और उसके पीछे लगी एक छोटी सुई इवान की छाती में घुस गई, जो सीधे उसके दिल के अंदर चली गई। उद्धरण चिन्ह ... ये कार्नेज है। गल्प गल्प। किसी के शराब पीने की आवाज़ चारों ओर फैल गई और कार्नेज के चारों ओर खून से लाल आभा और भी तेज हो गई। जब कार्नेज ने उसका खून सोख लिया तो इवान का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान दिखाई दी। कार्नेज के थूथन के सामने लाल चिंगारियां घूमने लगी और खून से भरी आभा चारों ओर फैल गई। धीरे धीरे लाल चिंगारियां एक दूसरे में विलीन होने लगी और जल्द ही कार्नेज के थूथन के सामने लाल रोशनी से जगमगाती एक खूनी गोली बन गई। जब गोली पूरी तरह बन गई तो इवान की आंखें एक पल के लिए लाल रोशनी से चमक उठीं और उसने अपना मुंह खोल दिया। खून की गोली। अध्याय 633 रक्त की गोली। रक्त की गोली। अपने रक्त के सार का 10% उपयोग करके एक गोली बनाएं जो लक्ष्य के शरीर के संपर्क में आने पर उसके 50% रक्तसार को नष्ट कर सकती है। यदि आपके रक्तसार में रक्तरेखा की शक्ति है तो रक्त की गोली उस रक्तरेखा की शक्ति को ले जाएगी। आप रक्त की गोली बनाते समय अपने रक्तसार का अधिक त्याग करके रक्तरेखा के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। शिकारियों का रक्त और सामान्य लोगों का रक्त एक दूसरे से बहुत अलग होता है। जैसे जैसे शिकारी के कोर की रैंक बढ़ती है, उसके साथ उसका शरीर भी बदलता है। कोर की शक्ति को बनाए रखने के लिए जब उसकी रैंक बढ़ती है तो शिकारियों का शरीर भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है। जब शिकारियों का शरीर शक्तिशाली हो जाता है तो ये स्वाभाविक है कि उनकी हड्डियां, आंतरिक अंग, मांस और रक्त भी सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो जाते हैं। सामान्य लोगों के रक्त के विपरीत शिकारियों के रक्त में रक्तसार नामक एक चीज़ होती है। ये रक्तसार ही वह चीज़ है जो शिकारियों के रक्त को सामान्य लोगों के रक्त से अलग बनाती है।
दूसरे शब्दों में, रक्तसार को शिकारी के रक्त की सभी रक्त ऊर्जा का संचय कहा जा सकता है। यदि किसी शिकारी का रक्तसार निकाल लिया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है, तो उसका रक्त सामान्य रक्त में बदल जाएगा। रक्तसार की शक्ति के बिना शिकारियों का शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा और उनके लिए अपने रक्तसार को पुनः प्राप्त किए बिना अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना असंभव होगा। यहाँ तक कि 10% रक्तसार खोने से भी शिकारी की शक्ति बहुत कम हो सकती है, क्योंकि उनका शरीर रक्तसार की शक्ति के बिना सामान्य रूप से कार्य करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए 50% रक्तसार खोने से अधिकांश शिकारी लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। रक्त बुलेट कौशल का उपयोग करके इवान अपने लक्ष्य के 50% रक्तसार को तुरंत नष्ट कर सकता है, जिससे वे लड़ने में असमर्थ हो जाएंगे। इतना ही नहीं, रक्त बुलेट उसके डूमब्रिंगर ब्लडलाइन के प्रभाव को अपने साथ ले जाएगा, जिसे वह अपने रक्तसार का बलिदान देकर बढ़ा सकता है। डूमब्रिंगर ब्लडलाइन के वर्तमान प्रभाव, सभी शैडो प्रकार के कौशल की शक्ति में 20% की वृद्धि हुई है। आपके सभी आक्रमण प्रकार के कौशल अब डूमब्रिंगर ब्लडलाइन का सार लेंगे और आपके लक्ष्य की रैंक की परवाह किए बिना तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करने की 0.1% संभावना होगी। वर्तमान में वह अपने कौशल को रक्त बुलेट के अंदर नहीं डाल सकता है, इसलिए वह प्रभाव जिसमें उसकी रक्तरेखा उसके सभी छाया प्रकार के कौशल की शक्ति को 20% तक बढ़ा देती है, बेकार था। हो सकता है भविष्य में जब वह कार्नेज की रैंक बढ़ाएगा तो वह अपने छाया प्रकार के कौशल को रक्त बुलेट के अंदर डाल सकेगा और इस प्रभाव का उपयोग कर सकेगा, लेकिन अभी के लिए एकमात्र रक्तरेखा प्रभाव जिसे रक्त बुलेट अपने साथ ले जा सकता है वह है तत्काल मृत्यु प्रभाव। तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करने की संभावना केवल 0.1% थी, लेकिन रक्त बुलेट बनाते समय अपने रक्तसार का त्याग करके वह तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करने की संभावना को बढ़ा सकता था। इस बात का कोई सटीक उत्तर नहीं था कि अपने रक्तसार का त्याग करने के बाद तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करने की संभावना कितनी बढ़ जाएगी, लेकिन इवान जानता था कि जितना अधिक वह बलिदान करेगा, तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करने की संभावना को बढ़ाने के लिए इवान ने रक्त बुलेट बनाते समय अपने रक्तसार का 40% बलिदान किया। कुल मिलाकर उसने अपने रक्तसार का 50% खो दिया। 10% रक्त की गोली बनाने के लिए और 40% तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर करने की संभावना को बढ़ाने के लिए। बेशक इवान मूर्ख नहीं था और जानता था कि वह अपने रक्तसार का 50% उपयोग करके एक बड़ा जोखिम उठा रहा था, लेकिन उसने अपने रक्तसार का 50% उपयोग इसलिए किया क्योंकि उसे यकीन था कि वह अपने रक्तसार का 50% उपयोग करने के बाद भी खुद को सुरक्षित रख पाएगा। एक बार जब रक्त की गोली क्लोन को लगी तो वह भी इवान की तरह अपने रक्तसार का 50% खो देगा और उसे उस रक्तसार को पुनः प्राप्त करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन इवान अलग था। डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग किए हुए उसे 1.5 घंटे हो चुके थे। 30 मिनट और बाद वह एक बार फिर डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग करने में सक्षम हो जाएगा। अपना रक्तसार खोना भी एक प्रकार की शारीरिक चोट है, इसलिए एक बार जब वह डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग करेगा तो उसका खोया हुआ सारा रक्तसार स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा और वह अपनी सही स्थिति में वापस आ जाएगा। भले ही इवान द्वारा ब्लड बुलेट स्किल का उपयोग करने के बाद ब्लडलाइन का तत्काल मृत्यु प्रभाव ट्रिगर न हो, उसे बस अगले 30 मिनट तक क्लोन से बचना होगा। और 30 मिनट के बाद जब वह डेथ ट्रांसफर स्किल का उपयोग करके पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो वह क्लोन को आसानी से खत्म कर सकेगा, जो अपने रक्तसार का 50% खोने के कारण अभी भी संघर्ष कर रहा होगा। जब इवान ने अपने रक्तसार का 50% रक्त बुलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया। कार्नेज थूथन के सामने बनी रक्त बुलेट के चारों ओर लाल चिंगारियां चमक उठीं और छोटी लाल बुलेट को देखते हुए क्लोन को अपने शरीर में संकट की गहरी भावना महसूस हुई। हालांकि इवान की आभा उस बिंदु तक गिर गई जहां क्लोन को पता था कि वह उसे आसानी से मार सकता है, फिर भी उसे इवान की कमजोर आभा से पहले कभी नहीं आए खतरे का एहसास हुआ। छोटी बुलेट से आने वाले मौत के खतरे को महसूस करते हुए क्लोन ने अपने चारों ओर लाल आग की एक बाधा बनाई। खून की गोली बनाने के बाद इवान की सांस फूलने लगी और उसने खून की गोली चलाने से पहले गिरने से बचने की पूरी कोशिश की। जब क्लोन ने उसके चारों ओर आग की दीवार बनाई तो इवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और अपनी उंगली कार्नेज के ट्रिगर पर ले आया। 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक क्लोन से लड़ने के बाद इवान पहले से ही शैडो एनर्जी और मैना से बाहर था। उसके कोर के अंदर जो एकमात्र चीज बची थी वह थी थोड़ी मात्रा में वर्ल्ड एसेंस। अचानक इवान के कोर के अंदर मौजूद वर्ल्ड एसेंस गायब हो गया और एक काली आभा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। इसे प्राप्त करने के बाद पहली बार इवान ने अपने अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज को सक्रिय किया। मास्टर ऑफ शैडोज अधिकार अपने अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज का उपयोग करके आप अपने सभी कौशल को पूर्ण प्रभाव दे सकते हैं। पूर्ण प्रभाव के दौरान आपके सभी कौशल लक्ष्य की 100% रक्षा को अनदेखा कर देंगे। आपके कौशल आपकी रैंक द्वारा प्रतिबंधित नहीं होंगे और क्रिटिकल हिट की संभावना 75% बढ़ जाएगी। अधिकार को सक्रिय करने के बाद मास्टर ऑफ शैडोज का पूर्ण प्रभाव 20 सेकंड तक रहेगा।
मास्टर ऑफ शैडोज अधिकार का उपयोग महीने में केवल एक बार किया जा सकता है और इसे सक्रिय करने के लिए विश्वसार की आवश्यकता होती है। जिस क्षण इवान ने मास्टर ऑफ शैडोज अधिकार को सक्रिय किया, एक अजीब शक्ति ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और खून की गोली जो कार्नेज के थूथन के सामने लाल चिंगारी छोड़ रही थी। एक पल के लिए इवान को लगा कि वह अपने अधिकार को सक्रिय करने के बाद कुछ भी कर सकता है। अधिकार का उपयोग करने की भावना उस भावना से बहुत अलग थी जो उसने एक कौशल का उपयोग करते समय महसूस की थी। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी जो अधिकार इस्तेमाल किया है वह उसके सामान्य कौशल का उच्चतर रूप है। ये भावना बहुत अजीब थी, लेकिन साथ ही इवान को लगा कि अगर वह इस भावना को पूरी तरह से समझ सकता है तो वह इससे कुछ अच्छा हासिल कर सकता है। हालांकि इवान खुद को इस भावना में डुबोना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि उसके पास इसके लिए समय नहीं है। उसने बलपूर्वक उस अधिकार के बारे में सोचना बंद कर दिया जिसका उसने अभी इस्तेमाल किया था और अपने सामने लाल अग्नि अवरोध पर ध्यान केंद्रित किया। क्या उसे लगता है कि यह सस्ता अवरोध मेरी रक्त की गोली को रोक सकता है? इवान ने धीमी, कमजोर आवाज में बुदबुदाया और ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही इवान ने ट्रिगर दबाया, रक्त की गोली के चारों ओर की लाल चिंगारी आपस में टकराईं, जिससे एक शक्तिशाली बल उत्पन्न हुआ जिसने रक्त की गोली को प्रकाश की गति से आगे की ओर फेंक दिया। मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी के प्रभाव में रक्त की गोली अग्नि अवरोध को ऐसे भेदती हुई चली गई जैसे वह कागज से बनी हो। आगे खून की गोली के आग की बाधा को भेदने के बाद एक सेकंड भी नहीं बीता था कि इवान ने एक दिल दहला देने वाली चीख सुनी। इवान के सामने आग की बाधा धीरे धीरे टूट गई और आग की रोशनी के अनगिनत कणों में बिखर गई। एक बार बाधा गायब हो जाने पर क्लोन की आकृति जो अभी भी लाल आग से ढकी हुई थी इवान के सामने प्रकट हुई। करीब से देखने पर इवान ने क्लोन की छाती के ठीक बीच में एक छोटी गोली के आकार का छेद देखा। अचानक इवान को मारने के लिए एक आखिरी हमला करने के लिए क्लोन द्वारा जमा की जा रही लाल आग गायब होने लगी और उसके शरीर के चारों ओर की आभा बेहद कमजोर हो गई। आपके लक्ष्य का 50% रक्तसार नष्ट हो गया है। जब इवान ने अधिसूचना देखी तो उसके मुंह से राहत की एक छोटी सी सांस निकली और उसने कार्नेज को जमीन पर गिरा दिया क्योंकि उसके लिए कार्नेज का वजन संभालना आसान नहीं था क्योंकि उसका 50% रक्तसार खो गया था। क्रिटिकल हिट। इवान की रेटिना के सामने एक और सूचना चमकी जिसने उसे मास्टर ऑफ शैडोज अथॉरिटी के एक और प्रभाव के बारे में सूचित किया और अंत में उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़ गए। चूंकि यह एक महत्वपूर्ण हिट है और रक्त की गोली तत्काल मृत्यु प्रभाव को ट्रिगर कर सकती है, इवान ने कमजोर आवाज में बड़बड़ाया और अगले ही सेकंड आपके कयामत लाने वाले रक्तरेखा का तत्काल मृत्यु प्रभाव ट्रिगर हुआ। अचानक क्लोन के शरीर में एक काली आभा छा गई। उसके चेहरे पर भय का भाव छा गया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसकी जीवन आभा गायब हो गई। थप थप क्लोन के शरीर के चारों ओर की लाल आग पूरी तरह से बुझ गई और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। थप थप इवान भी जमीन पर गिर गया और जोर से सांस लेने लगा। उसने कुछ सेकंड के लिए क्लोन को देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। काश मेरे पास मेरी छाया मरे हुए लोग होते, उसने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और कार्नेज को वापस अपने छाया भंडारण में रख दिया। वह लेटने वाला था ताकि वह अपने डेथ ट्रांसफर कौशल के कूलडाउन के खत्म होने का इंतजार कर सके। लेकिन इससे पहले कि वह लेट पाता, इवान ने देखा कि क्लोन का शरीर सफेद कणों में टूटना शुरू हो गया है प्रकाश और सफेद प्रकाश के वे कण शून्य में गायब हो गए। यह अंडरस्कोप जब इवान ने देखा कि क्या हो रहा था तो उसे याद आया कि जब उसने एलिसिया को वर्डेंट वाइल्ड्स डेंगॉन के खंडहरों में मारा था तब क्या हुआ था। क्लोन के शरीर की तरह एलिसिया का शरीर भी उसे मारने के बाद सफेद प्रकाश के कणों में गायब होने लगा। उस समय उसने एलिसिया के शरीर को गायब होने से रोकने के लिए शैडो रिस्ट्रिक्शन कौशल का उपयोग किया था और उसे एक शैडो अनडेड में बदल दिया था। लेकिन वर्तमान स्थिति उस समय से बहुत अलग थी। मेरे मोनाक कोर के अंदर शैडो एनर्जी की एक बूंद भी नहीं है, इसलिए मैं अभी उस पर शैडो रिस्ट्रिक्शन का उपयोग नहीं कर सकता, इवान ने बड़बड़ाया और जल्दी से क्लोन के शरीर को अपने शैडो स्टोरेज में डालने की कोशिश की। लेकिन जब उसने क्लोन के शरीर को अपने शैडो स्टोरेज में डालने की कोशिश की तो इवान ये जानकर हैरान रह गया कि वह उसे अपने शैडो स्टोरेज में नहीं रख सकता। जब वह शरीर को छाया भंडारण में नहीं रख सका तो उसने उसे भंडारण वलय में रखने का प्रयास किया, लेकिन वह भी बेकार था। अंत में क्लोन का पूरा शरीर सफ़ेद रोशनी के कणों में बदल गया और वह सफ़ेद रोशनी शून्य में गायब हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने उस सफ़ेद रोशनी को शून्य में गायब होने देकर गड़बड़ कर दी है, इवान ने खुद से कहा जब क्लोन का शरीर गायब हो गया। गड़गड़ाहट। अचानक पूरा कालकोठरी हिलने लगा। लानत है, इवान कालकोठरी के हिलने की वजह से जमीन पर गिर गया और अपने चेहरे पर चौंका देने वाली नज़र से अपने चारों ओर देखने लगा। अब क्या हो रहा है, उसने खुद से पूछा और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन चूंकि उसका शरीर रक्तसार की कमी के कारण बहुत कमज़ोर था इसलिए वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वूश। अचानक एक अजीब शक्ति ने इवान के शरीर को घेर लिया। जब इवान ने उस शक्ति को महसूस किया जिसने उसे घेर लिया था तो उसने राहत की सांस ली और अपने शरीर को आराम दिया।
तो कालकोठरी बंद हो रही है और मुझे यहाँ से बाहर भेजा जा रहा है, उसने कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं। जब इवान का शरीर कालकोठरी से गायब होने वाला था तो उसने कुछ सोचा और अचानक अपनी आंखें खोलीं। चूंकि मुझे कालकोठरी से बाहर भेजा जा रहा है, इसका मतलब है कि मैंने इसे साफ कर दिया है, इवान ने कहा और खड़ा हो गया जैसे कि रक्तसार की कमी उसके शरीर को जरा भी प्रभावित नहीं कर रही थी। उद्धरण चिन्ह ... चूंकि मैंने कालकोठरी साफ कर दी है तो कोई स्पष्ट इनाम होना चाहिए, है न? खड़े होने के बाद इवान भूखे शेर की तरह इधर उधर देखने लगा। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर पारदर्शी हो गया और वह कालकोठरी से गायब होने वाला था। हालांकि वह गायब होने वाला था, लेकिन इवान को कालकोठरी साफ करने के लिए कोई इनाम नहीं मिला। मुझे मत बताओ कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, भले ही मैं यहाँ लगभग मर गया था, इवान ने उदास स्वर में कहा जब उसे कुछ नहीं मिला। जब इवान का शरीर पूरी तरह से गायब होने वाला था तो उसने अचानक जमीन पर कुछ देखा। बिना किसी बात की परवाह किए इवान आगे बढ़ा और जमीन पर पड़ी चीज को पकड़ लिया। जिस क्षण इवान ने उस चीज को पकड़ा, एक सफेद रोशनी चमकी और उसका शरीर कालकोठरी से गायब हो गया। अध्याय 634 जीवन वर्षा। जंगल के बीच में एक चमकदार सफेद रोशनी चमकी और कहीं से भी इवान कालकोठरी पोर्टल के ठीक बाहर दिखाई दिया। क्रैक! जैसे ही इवान कालकोठरी के बाहर दिखाई दिया, उसने कुछ टूटने की आवाज सुनी और देखा कि कालकोठरी पोर्टल को ढकने वाला सुनहरा अवरोध टूट रहा था। क्रैक क्रैक क्रैक! जल्द ही दरारें मकड़ी के जाले की तरह पूरे अवरोध पर फैल गईं और एक नाजुक कांच की तरह सुनहरा अवरोध प्रकाश के अनगिनत कणों में टूट गया। वूश! जैसे ही अवरोध टूटा, कालकोठरी पोर्टल सिकुड़ गया और सेंट्रल सिटी के जंगल से गायब हो गया। थप! कालकोठरी पोर्टल के गायब होने के बाद इवान एक बार फिर जमीन पर गिर गया और जोर से सांस लेने लगा। क्लियरिंग रिवॉर्ड की खोज के लिए उसे पहले जो एड्रेनालाइन बूस्ट मिला था वह खत्म हो गया और अब वह अविश्वसनीय रूप से थक गया था। कालकोठरी से बाहर भेजे जाने से पहले आखिरी सेकंड में उठाए गए इनाम को देखे बिना ही इवान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांसों को समायोजित करने की कोशिश की। लगभग 30 मिनट बाद डेथ ट्रांसफर कौशल का कूल डाउन समय समाप्त हो गया और इवान ने अपनी चरम स्थिति में वापस लौटने के लिए कौशल का उपयोग किया। इवान को आश्चर्य हुआ कि डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग करने के बाद उसने देखा कि जिस ज्वाला दानव की छाया मरे हुए को उसने अपनी चोट को स्थानांतरित करने के लिए लक्ष्य के रूप में चुना था, वह पूरी तरह से ठीक था और उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, भले ही उसने उस पर डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग किया था। मैं कमज़ोर स्थिति में था क्योंकि मैंने अपने रक्तसार का 50% खो दिया था, लेकिन ये स्थिति ज्वाला दानव की छाया मरे हुए को प्रभावित नहीं करती है क्योंकि मेरे छाया मरे हुए के शरीर के अंदर रक्त नहीं है, इवान ने मन ही मन सोचा और खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद उसने आखिरकार उस चीज़ को देखा जिसे उसने कालकोठरी छोड़ने से ठीक पहले उठाया था। यह क्या है? इवान ने भौहें चढ़ाईं जब उसने देखा कि जो चीज़ उसने कालकोठरी से निकलने से पहले उठाई थी वह वास्तव में एक 5 सेंटीमीटर लंबी काली छड़ी थी। उसने अपनी नज़र छड़ी पर केंद्रित की और उसके विवरण उसकी रेटिना के सामने दिखाई दिए। दायरे के ग्लिफ का छोटा टूटा हुआ टुकड़ा। क्या आप दायरे के ग्लिफ के टुकड़े को अवशोषित करना चाहते हैं? हाँ, नहीं। दायरे के ग्लिफ। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने अपने सामने अधिसूचना देखी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा वंश दायरे के ग्लिफ की वजह से जाग गया। उसने बुदबुदाया और पिछले कुछ दिनों में प्राप्त अधिसूचनाओं को वापस स्क्रॉल किया और जल्द ही वह अधिसूचना देखी जिसकी उसे तलाश थी। आपका वंश दायरे के ग्लिफ की वजह से जाग रहा है। इवान ने कुछ सेकंड के लिए अधिसूचना को देखा और अपने सिर के पीछे खुजलाया। क्या मुझे इसे अवशोषित करना चाहिए? उसने दायरे के ग्लिफ के छोटे टुकड़े को देखते हुए अनिश्चित आवाज में बुदबुदाया। हालांकि रियलम ग्लिफ के कारण उसका वंश जाग गया, लेकिन इवान को अभी भी यकीन नहीं था कि यह चीज़ वास्तव में क्या थी। चूंकि यह एक इनाम है इसलिए यह कोई बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए, है न? उसने खुद से कहा और आखिरकार रियलम ग्लिफ को अवशोषित करने का फैसला किया। जिस क्षण इवान ने हाथ चुना, रियलम ग्लिफ का टुकड़ा काले तरल में बदल गया और उसके शरीर के अंदर चला गया। इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके काले तरल पर नजर रखी और देखा कि काला तरल उसके शरीर के अंदर जाने के बाद उसकी हड्डियों में विलीन हो गया। जब छोटा टुकड़ा उसकी हड्डियों में विलीन हुआ तो उसकी हड्डियों पर उकेरे गए रियलम ग्लिफ एक पल के लिए चमक उठे। जब रियलम ग्लिफ चमके तो इवान को किसी चीज़ के साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, लेकिन चूंकि रियलम ग्लिफ केवल थोड़े समय के लिए चमके इसलिए इवान ये समझ नहीं पाया कि वह जुड़ाव क्या था। जब रियलम ग्लिफ का टुकड़ा उसकी हड्डियों में विलीन हो गया तो इवान ने अपने शरीर को ध्यान से देखा, उम्मीद करते हुए कि कुछ होगा, लेकिन 5 मिनट के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मुझे मत बताओ कि वह टुकड़ा बेकार था, इवान ने मुंह हिलाते हुए कहा और अपने शरीर को कुछ और बार देखा। अपने शरीर को और 10 मिनट तक देखने के बाद इवान आखिरकार एक निष्कर्ष पर पहुंचा। तो वह चीज़ वाकई बेकार थी, उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। ये सोचकर ही उसका दिल दुखने लगा कि उसने अपनी कमज़ोर हालत के बावजूद उस बेकार चीज़ को उठाने की कितनी कोशिश की,
भूल जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं अब कुछ बदल सकता हूँ, इवान ने खुद से कहा और अपनी छाया मरे हुओं को देखा। उसने उन्हें वापस अपने छाया भंडारण में बुलाया और सेंट्रल सिटी की दिशा में उड़ गया। अब जब कालकोठरी साफ हो गई थी तो लोगों के दिमाग को प्रभावित करने वाली मानसिक ऊर्जा तरंगें भी बंद हो गईं। जब वह शहर की दीवारों पर पहुंचा तो इवान को रक्त राक्षसों की छाया मरे हुए मिले जो अपने सामने खून के एक बड़े पोखर के साथ खड़े थे। इस पूरे समय के दौरान रक्त दानवों के छाया मरे हुए लोग कालकोठरी पोर्टल की ओर जाने वाले रक्त को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इस पूरे समय के दौरान उन्होंने जितना रक्त एकत्र किया था वह उपहास करने लायक नहीं था। मुझे इस रक्त का क्या करना चाहिए? इवान ने अनिश्चित स्वर में बड़बड़ाते हुए रक्त के पोखर को देखा जिसे रक्त दानव नियंत्रित कर रहे थे। अब जबकि उसके दोनों कोर एस रैंक पर थे, वह अपने कोर की रैंक बढ़ाने के लिए ऊर्जा भक्षण कौशल का उपयोग करके रक्त को अवशोषित भी नहीं कर सकता था। यदि वह ऊर्जा भक्षण का उपयोग करके इसे अवशोषित करता है तो सारा रक्त बेकार चला जाएगा। हालांकि मैं इस रक्त को अपने छाया भंडारण के अंदर संग्रहित कर सकता हूं, लेकिन यह मुझे सही नहीं लगता, इवान ने कहा और रक्त दानवों के छाया मरे हुए लोगों को देखा। क्या आपके पास इस रक्त का कोई उपयोग है? हाँ मास्टर, सभी रक्त दानवों ने एक साथ कहा जब इवान ने उनसे पूछा। हम रक्त बैंक कौशल का उपयोग करके अपने शरीर के अंदर इस रक्त को संग्रहित कर सकते हैं और रक्त बूस्ट कौशल का उपयोग करके लड़ाई के दौरान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए संग्रहित रक्त का उपयोग कर सकते हैं। इवान ने रक्त राक्षसों की बात सुनकर भौहें उठाईं। एक कौशल जो उन्हें अपने शरीर के अंदर रक्त संग्रहित करने की अनुमति देता है और एक कौशल जो उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उस संग्रहित रक्त का उपयोग करने की अनुमति देता है, इवान ने मन ही मन कहा और अपने ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का उपयोग करके इन दो कौशलों को लेने के बारे में सोचा ताकि वह भविष्य में लड़ाई के दौरान अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इस विधि का उपयोग कर सके। चूंकि तुम इस खून का इस्तेमाल कर सकते हो तो आगे बढ़ो, इवान ने कहा और सेंट्रल सिटी के अंदर उड़ गया। जब इवान शहर के अंदर आया तो उसने देखा कि पूरा शहर पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। स्प्राइट कोयल के हुनर की वजह से लोग हर जगह सो रहे थे। और जब इवान शहर में और अंदर गया और एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां स्प्राइट कोयल अभी तक नहीं पहुंची थी, तो उसने देखा कि कमजोर इच्छाशक्ति वाले कुछ लोग पहले की मानसिक तरंगों की वजह से पागल हो गए थे और अभी भी लोगों पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा स्प्राइट कोयल द्वारा सुलाए गए कई लोग अभी भी घायल थे क्योंकि उन्हें सुलाए जाने से पहले जो कुछ हुआ था उसके कारण उनका खून बह रहा था। उन लोगों की हालत देखकर ही इवान बता सकता था कि अगर उन्हें समय पर इलाज नहीं मिला तो उनमें से कई की मौत हो सकती है। क्या गड़बड़ है? इवान निराश स्वर में बुदबुदाया क्योंकि उसे लगा था कि कालकोठरी की समस्या हल हो जाने के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, लेकिन स्थिति को देखते हुए वह जानता था कि गड़बड़ अभी भी ठीक नहीं है खत्म। कम से कम अधिकांश शिकारी जो सी रैंक से ऊपर हैं सामान्य हो गए हैं और अब शहर को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, इवान ने कहा और एक गहरी सांस ली। हालांकि अब मेरे पास 4000 शैडो अनडेड हैं, उनमें से एकमात्र व्यक्ति जो हीलिंग मैजिक का उपयोग कर सकता है वह है एलिसिया, इवान ने मन ही मन कहा और उसे बुलाया। इवान और अधिक शैडो अनडेड बनाना चाहता था जो हीलिंग मैजिक का उपयोग कर सकें, लेकिन समस्या यह है कि हीलिंग मैजिक का उपयोग करने वाले राक्षस बहुत दुर्लभ हैं। हालांकि उसने लाखों राक्षसों को मार डाला था, लेकिन उसे कभी भी कोई ऐसा राक्षस नहीं मिला जो हीलिंग मैजिक का उपयोग कर सके। इसके बारे में सोचने पर एलिसिया भी संभवतः एक सार क्लोन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं यूटोपिया जाने के बाद इस वजह से किसी तरह की समस्या का सामना करूंगा, इवान ने एलिसिया को बुलाने के बाद धीमी आवाज में कहा। उसने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा और अपनी ठुड्डी को रगड़ा। ठीक है, जिस तरह से वह व्यवहार करती है उससे मुझे यकीन है कि वह एक मोटे सिर वाली एल्फ महिला का सार क्लोन है, इवान ने सोचा और निश्चितता के साथ अपना सिर हिलाया। मास्टर, आप मेरे बारे में कुछ असभ्य सोच रहे हैं, है ना? अचानक इवान ने एलिसिया की आवाज़ सुनी और देखा कि वह उसे संकुचित आंखों से देख रही थी। ये सिर्फ आपकी कल्पना है, इवान ने हल्के से खांसते हुए उन लोगों की ओर इशारा किया जो जमीन पर बेहोश पड़े थे। क्या आप उन लोगों को ठीक कर सकते हैं? एलिसिया ने उसे सुनने के बाद कुछ सेकंड के लिए इवान को देखा और अंत में अपना सिर हिलाया। उसने अपना एक हाथ आसमान की ओर उठाया। वूश! एलिसिया के शरीर में जीवन शक्ति से भरा एक सफ़ेद प्रभामंडल छा गया और वह एल्विश भाषा में कुछ जपने लगी। क्या उसे एस रैंक तक पहुंचने के बाद कोई नया कौशल प्राप्त हुआ? इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने देखा कि एलिसिया एक नया कौशल इस्तेमाल कर रही है। कुछ सेकंड के बाद एलिसिया ने मंत्रोच्चार करना बंद कर दिया और उसके शरीर के चारों ओर का सफ़ेद प्रभामंडल उसके हाथ की हथेली पर इकट्ठा हो गया जिसे उसने पहले आसमान की ओर उठाया था। लाइफ रेन, एलिसिया ने कहा और उसके हाथ की हथेली पर इकट्ठा हुई सफ़ेद रोशनी आसमान की ओर बढ़ गई। लाइफ रेन! इवान ने कौशल का नाम सुनते ही भौहें उठाईं और इसके विवरण को देखने के लिए ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का इस्तेमाल किया। और जिस क्षण उसने कौशल के विवरण को देखा उसकी आंखें लगभग अपनी जेबों से बाहर निकल आईं। अरे, मैं भी एक छाया मरे हुए व्यक्ति बनना चाहता हूँ।
लाइफ रेन अद्वितीय कौशल 100 किलोमीटर के क्षेत्र में उपचार बूंदों की एक हल्की बारिश को बुलाने के लिए अपनी सहनशक्ति का 90% बलिदान करें। बारिश की प्रत्येक बूंद में शक्तिशाली पुनर्जीवन गुण होते हैं जो गंभीर घावों को भी ठीक कर सकते हैं। लाइफ रेन कौशल के लिए कोई कूल डाउन टाइम नहीं है, लेकिन एक बार जब आप इसका उपयोग करते हैं कौशल, आप अगले 10 घंटों तक अपनी सहनशक्ति को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो। इवान ने कौशल के विवरण को पढ़ने के बाद कुछ गहरी सांस ली और चेहरे पर मृत भाव के साथ आसमान से बरस रही सफ़ेद बूंदों को देखा। ये बकवास धोखा है, उसने धीमी आवाज़ में कहा और एलिसिया को ईर्ष्या से देखा। सामान्य लोगों के लिए लाइफ रेन कौशल का उपयोग करने से उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा क्योंकि वे अपनी सहनशक्ति का 90% खो देंगे और अगले 10 घंटों तक इसे पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे, चाहे वे कुछ भी करें। लेकिन एलिसिया सामान्य लोगों से अलग है। वह एक छायामृत है, जिसका अर्थ है कि उसके पास असीमित सहनशक्ति है। यदि वह चाहे तो वह किसी भी चीज़ की चिंता किए बिना हर समय लाइफ रेन कौशल का उपयोग कर सकती है। अब वह एक चलती फिरती उपचार मशीन है, इवान ने कहा जब उसने देखा कि एलिसिया पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों को जीवन वर्षा कौशल का उपयोग करके ठीक कर रही है। यार, अगर यह उपचार के बजाय हमला करने वाला कौशल होता। इवान ने बड़बड़ाया और अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। एक ऐसे कौशल के बारे में सोचना जिसका उपयोग वह बिना रुके 24x7 तबाही मचाने के लिए कर सकता है, उत्साह में उसका खून खौल उठा। इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और देखा कि एलिसिया के जीवन वर्षा कौशल के कारण शहर के लोग सामान्य हो रहे थे। ये पुष्टि करने के बाद कि एलिसिया शहर के लोगों को ठीक कर सकती है, इवान ने उसे अनदेखा किया और अपने चारों ओर देखा। अब जब मैंने अरोरा वर्ल्ड में जो कुछ भी करना चाहता था वह पूरा कर लिया है, तो मैं यूटोपिया जाने के लिए टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग कर सकता हूँ, इवान ने खुद से कहा और अपने शरीर को फैलाया। यह अफसोस की बात है कि वह लड़का नूह और नेट कहीं भाग गए। वे दोनों काफ़ी खास थे और मैं उन्हें अपनी छाया में बदलना चाहता था। अचानक इवान ने कुछ सोचा और उसकी आंखें चमक उठीं। हालांकि मुझे नूह के बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी नेट को ढूंढ सकता हूं, उसने कहा और सेंट्रल सिटी की एक निश्चित दिशा में उड़ गया। अध्याय 635 टॉवर ऑफ असेंशन भाग 1। छाया पंखों का उपयोग करके इवान सेंट्रल सिटी की सबसे बड़ी इमारत हंटर एसोसिएशन के मुख्यालय की छत पर उतरा। उतरने के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया और पूरी इमारत को स्कैन किया। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करने पर इवान ने पाया कि इमारत में ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि ज़्यादातर शिकारी शहर में अराजकता को शांत करने गए थे। लेकिन इवान को इमारत में लोगों की संख्या की परवाह नहीं थी क्योंकि वह सिर्फ 4 लोगों को ढूंढना चाहता था। लेकिन पूरी इमारत को स्कैन करने के बाद वह अपनी भौहें चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे लगा कि वे सभी यहाँ होंगे, लेकिन उनमें से केवल एक ही है, इवान ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा। उनके सड़े हुए व्यक्तित्व को जानते हुए मुझे यकीन है कि वे शहर के लोगों को अराजकता को शांत करने में मदद नहीं कर रहे हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे भी भाग गए? इवान ने उन 3 लोगों के बारे में सोचा जो इमारत के अंदर नहीं थे, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उनके बारे में सोचने के बाद उसने अपने कंधों को हिलाया और इमारत के ऊपर से नीचे कूद गया। वे कहाँ हैं? इसके बारे में सोचने के बजाय मुझे बस उस व्यक्ति से पूछना चाहिए जो अभी भी इमारत के अंदर है। नीचे गिरते समय इवान ने शैडो वॉक कौशल के अदृश्यता प्रभाव को सक्रिय किया और अदृश्य हो गया। अपने शरीर को जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसने गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल का उपयोग किया और अपनी गिरने की गति को धीमा कर दिया और पूरी तरह से जमीन पर उतर गया। उतरने के बाद इवान इमारत के अंदर गया और लिफ्ट का उपयोग करके इमारत की मध्य मंजिलों में से एक पर पहुंचा। वह मंजिल पर स्थित कार्यालय के कमरों में से एक की दिशा में चला गया और जल्द ही एक बंद दरवाजे के सामने पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने से ठीक पहले उसके दिमाग में कुछ कौंधा और इवान ने अपना हाथ वापस खींच लिया। चूंकि मैं जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं वह अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए मुझे सज्जन व्यक्ति की तरह व्यवहार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवान ने सोचा और दरवाजे पर लात मारी जैसे कोई FBI अधिकारी आपके घर पर हमला कर सकता है अगर आप लोलिकॉन हैं। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ कमरे का दरवाज़ा ऐसे उड़ गया जैसे उसे ट्रेन ने टक्कर मार दी हो और वह दफ्तर की दीवार से जा टकराया हो। कौन? जैसे ही दरवाज़ा उड़ा, दफ्तर के कमरे में मौजूद एक महिला चौंककर चिल्लाई। इवान ने शैडो वॉक कौशल के अदृश्यता प्रभाव का उपयोग करना बंद कर दिया और दफ्तर के कमरे में चला गया। जब महिला ने इवान को दफ्तर के कमरे में प्रवेश करते देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। रोनन सहित शिकारी संघ की मुख्य शाखा में कुल 5 उपाध्यक्ष थे और इवान के सामने खड़ी महिला उनमें से एक थी। नेफ्लियम शहर में रोनन को मारने से पहले इवान ने उस पर आत्मा खोज कौशल का उपयोग किया था और पाया था कि शिकारी संघ के अन्य 4 उपाध्यक्ष भी डार्क गिल्ड से निकटता से जुड़े हुए थे। इवान को ये जानकर आश्चर्य नहीं हुआ कि वे 4 भी डार्क गिल्ड के लिए काम कर रहे थे क्योंकि वह जानता था कि शिकारी संघ की वर्तमान अध्यक्ष नताशा वास्तव में नेट थी।
चूंकि राष्ट्रपति डाक गिल्ड के लिए काम कर रहे थे, इसलिए यह अनुमान लगाना आसान था कि उपाध्यक्ष एक ही थे। इवान के सामने खड़ी महिला का नाम जोया था और वह प्लस रैंक की शिकारी थी। हालांकि जोया की उम्र 40 के आसपास थी, फिर भी वह काफ़ी खूबसूरत थी। ज्यादातर पुरुष निश्चित रूप से उसके परफेक्ट आवरग्लास बॉडी और परिपक्व आकर्षण के कारण उसकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन इवान कोई साधारण आदमी नहीं है। वह एक सच्चा लेडी किलर है और एक सच्चे लेडी किलर के रूप में उसे देखने के बाद उसके दिमाग में सबसे पहला विचार उस महिला को मारना और उसे एक शैडो अनडेड में बदलना था। लेकिन ये याद करने के बाद कि उसकी शैडो सेना पहले से ही भरी हुई है, इवान ने अपने सामने खड़ी सुंदरता को शैडो अनडेड में बदलने के विचार को मिटा दिया। उसे शैडो अनडेड में बदलने के बजाय इवान ने दूसरा सबसे अच्छा विकल्प चुना। तुम क्या कर रही हो अंडरस्को? इवान को देखकर जोया डर गई और वहां से भागना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वह भागने का कोई रास्ता खोज पाती, इवान भूत की तरह उसके सामने आ गया। उसका चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था। मुझे मत बताओ कि वह जा रहा है। जोया का चेहरा लाल हो गया और उसके दिमाग में अजीब विचार कौंधने लगे, क्योंकि इवान का चेहरा उसके इतने करीब था। लेकिन इससे पहले कि उसके विचार उसके दिमाग में एक पूरी तरह से परिदृश्य बना पाते, उसने दो अशुभ शब्द सुने, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। आत्मा की खोज। आर्गह! जोया दर्द में चिल्लाई और उसे लगा कि उसकी आत्मा को कोई खा रहा है। उसका चेहरा, जो पहले से ही उसके दिमाग में चल रहे विचारों के कारण लाल था, के साथ साथ उसकी आंखें भी लाल हो गईं और वह रोते हुए जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के बाद जोया के शरीर से एक छोटा काला बिंदु निकला और इवान के सिर के अंदर चला गया। जिस क्षण वह छोटा काला बिंदु उसके सिर के अंदर गया, इवान के दिमाग में तरह तरह की जानकारी आने लगी। इवान ने अपनी आंखें बंद की और बेकार जानकारी से वह उपयोगी जानकारी छांट ली जो वह जानना चाहता था। 1 मिनट से भी कम समय में इवान ने उपयोगी जानकारी छांट ली और वह पता लगा लिया कि वह क्या ढूंढ रहा था के लिए। तो यह ऐसा ही है, हो, इवान ने थोड़ी ठंडी आवाज में कहा। पता चला कि जंगल से भागने के बाद नेट तुरंत एसोसिएशन बिल्डिंग में वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने एसोसिएशन के 3 अन्य उपाध्यक्षों को बुलाया, जो हाल ही में एस रैंक पर पहुंचे थे, और उनके साथ टॉवर ऑफ असेंशन भाग गए ताकि वे यूटोपिया भाग सकें। जोया उनके साथ नहीं जा सकी क्योंकि वह जो रैंक की शिकारी थी और टॉवर का उपयोग नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पास यहाँ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नेट और अन्य लोगों के भागने के बाद वह भी फिलहाल छिपने के लिए कहीं और भाग जाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, कालकोठरी से मानसिक ऊर्जा तरंगों ने शहर पर हमला कर दिया और वह भी उनसे प्रभावित हो गई और भाग नहीं पाए। वह कुछ मिनट पहले ही अपने होश में आई थी और भागने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसे निराशा हुई कि भागने से ठीक पहले इवान यहाँ आ गया। वे कुछ घंटे पहले टॉवर ऑफ असेंशन की ओर गए थे और नेट अंतरिक्ष तत्व का उपयोग कर सकता है, इसलिए अब उनके पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। इवान ने बड़बड़ाया और हल्के से आह भरी। उसने जोया को देखा जो दर्द के कारण जमीन पर छटपटा रही थी और उसके हाव भाव अजीब हो गए थे। उसका चेहरा लाल क्यों है? उसने अजीब सी आवाज में बुदबुदाया। मुझे मत बताओ कि वह एम है और आत्मा खोज कौशल के कारण होने वाले दर्द के कारण अच्छा महसूस कर रही है। इवान ने कुछ सेकंड के लिए जोया को देखा और फिर अपनी एक उंगली उसकी ओर उठाई। छाया की गोली, उसने कहा, और एक गोली जोया के सिर में लगी, जिससे उसकी जान चली गई। नरक में आराम करो एम औरत, उसने जोया को मारने के बाद कहा और इमारत से बाहर निकल गया। इमारत से बाहर निकलने के बाद इवान ने अपनी छाया के पंख फड़फड़ाए और वहां से गायब हो गया। अध्याय 636 टॉवर ऑफ असेंशन भाग 2। तो आखिरकार समय आ गया है, हो, इवान ने चमकीले नीले आसमान को देखते हुए बुदबुदाया। क्लोन के खिलाफ उसकी लड़ाई को 6 महीने हो चुके हैं। सेंट्रल सिटी में गड़बड़ी को सुझाने के बाद इवान 6 महीने पहले एस्ट्रेट सिटी लौटा था। सेंट्रल सिटी की समस्या को हल करने के बाद इवान टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करके सीधे यूटोपिया जा सकता था। लेकिन यूटोपिया जाने से पहले वह एक और काम करना चाहता था। क्लोन के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान इवान को एहसास हुआ कि उसे अपने भौतिक शरीर का सही तरीके से उपयोग करना सीखना होगा। अपने मोनाक कोर और उत्परिवर्तित प्राइम कोर के कारण उसकी शारीरिक क्षमताएं किसी और की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। हालांकि उसकी शारीरिक शक्ति किसी और की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत है, लेकिन उसने कभी नहीं सीखा कि इसका सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। ऐसा नहीं था कि वह इसका सही तरीके से उपयोग करना नहीं सीखना चाहता था, वह हमेशा कुछ समय निकालकर कुछ मार्शल आर्ट या कुछ और सीखना चाहता था ताकि वह अपनी शारीरिक क्षमताओं का अधिकतम सीमा तक उपयोग कर सके। लेकिन समस्या ये थी कि अपने मोनाक फिजिक को अनलॉक करने के बाद वह हमेशा अलग अलग तरह की चीज़ों की वजह से इधर उधर भागता रहता था। इतना ही नहीं, अपने मोनाक कोर की वजह से इवान को कभी भी अपने कोर को स्थिर करने की चिंता नहीं करनी पड़ी, जिसके कारण वह हर कुछ दिनों में अपने कोर की रैंक बढ़ाता रहा।
इस वजह से भले ही उसने अपने भौतिक शरीर का सही तरीके से उपयोग करना सीखने के लिए कुछ समय निकाला हो, लेकिन ये बेकार होता क्योंकि उसके कोर की रैंक में तेजी से बदलाव के कारण उसका भौतिक शरीर हर कुछ दिनों में बदल रहा था। लेकिन अब जब उसके दोनों कोर एस रैंक पर पहुंच गए हैं और वह अब उनकी रैंक नहीं बढ़ा सकता, तो उसके लिए आखिरकार कुछ मार्शल आर्ट सीखने का ये सबसे अच्छा समय था। इन 6 महीनों में इवान ने अपना ज़्यादातर समय मार्शल आर्ट सीखने में बिताया। मार्शल आर्ट सीखने से पहले इवान ने सोचा कि उसे सेबस्टियन से किसी अच्छे व्यक्ति से मिलवाना होगा जो इस मामले में उसकी मदद कर सके। लेकिन ऐसा हुआ कि उसे सेबस्टियन से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उसकी शैडो आर्मी में पहले से ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो अरोरा वर्ल्ड के किसी भी दूसरे फाइटिंग इंस्ट्रक्टर से कहीं बेहतर था। मुझे विश्वास नहीं होता कि एलिसिया एस रैंक पर पहुंचने के बाद एक सनकी में बदल गई, इवान ने टॉवर ऑफ असेंशन की दिशा में उड़ते हुए कहा। उसे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एस रैंक पर पहुंचने के बाद एलिसिया ने समय समय पर अन्य शैडो अनडेड को उसके खिलाफ लड़ने के लिए चुनौती देना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि वह एक लड़ाकू सनकी में बदल गई है जो कुछ लोगों को हराए बिना रात को सो नहीं सकती। इवान ने अपने शैडो अनडेड के खिलाफ उसकी कुछ लड़ाइयाँ देखीं और उसकी लड़ाइयाँ देखने के बाद उसके दिमाग में केवल एक ही विचार आया। जब लोगों को हराने की बात आती है तो वह एक प्रो है। एस रैंक पर पहुंचने से पहले ही एलिसिया लड़ने में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन एस रैंक पर पहुंचने के बाद ऐसा लगता है कि उसे स्वर्ग से किसी तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ और उसकी लड़ाई की तकनीक पूरी तरह से अलग स्तर पर पहुंच गई। उसने इवान को एक मैच के लिए चुनौती भी दी और हालांकि इवान की शारीरिक शक्ति उससे कहीं ज़्यादा थी, फिर भी वह उससे ज़मीन पर गिर गया। बेशक उनमें से किसी ने भी कोई भी इस्तेमाल नहीं किया कौशल, अन्यथा परिणाम अलग होता, लेकिन सिर्फ ये तथ्य कि वह उनकी शारीरिक शक्ति में बहुत अंतर के बावजूद उसे हरा पाए, इवान के लिए उसे अपने गुरु के रूप में पूजने के लिए पर्याप्त था। जिस क्षण से एलिसिया ने इवान को पढ़ाना शुरू किया, उसका नाम भी बदल गया। अब छाया सेना के सदस्य उसे एलिसिया सेंसेई कहते हैं। एलिसिया से मार्शल आर्ट सीखने के अलावा इवान ने इस समय का उपयोग शून्य ऊर्जा के अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भी किया। शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा का वर्तमान ज्ञान 7.62%। अधिकांश समय इवान ने एलिसिया के साथ कालकोठरी के अंदर प्रशिक्षण लिया। यही कारण है कि उसके कुल मन का लगभग 18% पहले ही विश्वसार में बदल चुका था और इवान ने उस विश्वसार का 7.62% शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा में बदल दिया। एशर के अनुसार एक बार जब मैं अपने विश्वसार का 25% संकल्पनात्मक ऊर्जा में बदल लूंगा तो मैं डोमेन का उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा, इवान ने बड़बड़ाया और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। मैं अभी भी एस रैंकर हूं, लेकिन मैंने अपने विश्वसार का 8% हिस्सा वैचारिक ऊर्जा में बदल दिया है, उसने कहा और अपनी छाया पंखों को और भी अधिक शक्ति के साथ फड़फड़ाया। कम से कम मुझे यूटोपिया जाने के बाद बहुत नीचे से शुरू नहीं करना पड़ेगा। नाम इवान, रैंक एस, मोनाक कोर रैंक एस, ब्लडलाइन डूमब्रिंगर आंशिक रूप से जागृत, ताकत एस, चपलता एस, मन एस, विश्वसार सी जोड़, सहनशक्ति एस, बुद्धिमत्ता एस, भाग्य ए, आकर्षण एस, छाया ऊर्जा एस। शून्य की वैचारिक ऊर्जा की वर्तमान समझ 7.62%। कौशल शैडो वॉक, शैडो स्टोरेज, डायमेंशनल शैडो बुलेट, आइस चेन, विंड मैनिपुलेशन, माइंड सेपरेशन, शैडो श्राउडिंग विंग्स, टेम्पोरल वेलोसिटी, एनर्जी भक्षण, थंडर टेम्पेस्ट, फ्लिकर सटेप, सोनिक रेजोनेंस, एम्बर विटेलिटी, रीजनरेशन, मिड लेवल पॉइजन रेजिस्टेंस, ब्लडल्स्ट, डेथ रिंग, आइस स्पीयर, विंड वॉक, समन लिच, सोल बीकन, सोल सेवरेंस, फायरबॉल, ब्लाइंडिंग लाइट, लाइटनिंग एरो, गेज ऑफ मोनाक, साइकिक सोल रियल्म। फिजिक शैडो मोनाक फिजिक, शीर्षक रूल ब्रेकर, रूलर ऑफ द शैडो रियल्म, द कर्स्ड वन। क्लास शैडो नेक्रोमेंसर, क्लास स्किल्स शैडो रिसर्जेक्शन, शैडो सेव, शैडो सेंस, शैडो पोजेशन, शैडो नेल्स, डेथ ट्रांसफर, ग्रोथ लिंक, सोल एब्जॉर्प्शन, सोल फ्यूजन, शैडो क्लोन। अधिकार मास्टर ऑफ शैडोज। उड़ते समय इवान ने एक पल के लिए अपनी स्टेटस विंडो पर नजर डाली और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। पूरे अरोरा वर्ल्ड में सिर्फ एक टावर ऑफ असेंशन था और वह स्ट्रेट सिटी से काफ़ी दूर था। इवान वहां जाने के लिए हवाई जहाज ले सकता था, लेकिन वह विमान का इस्तेमाल करने के लिए बहुत आलसी था। उसकी मौजूदा उड़ान की गति किसी भी विमान से कहीं ज़्यादा थी और अगर उड़ान भरते समय उसकी सहनशक्ति खत्म हो जाती और उसे आराम की ज़रूरत होती तो वह बोन ड्रैगन का इस्तेमाल कर सकता था जो विमानों से भी तेज़ है। एस्ट्रेट सिटी छोड़ने के 5 दिन बाद इवान ने आखिरकार क्षितिज पर एक टावर देखा जो इतना ऊंचा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह आसमान को चीर रहा हो। तो ये टावर ऑफ असेंशन है, हो, इवान ने बड़बड़ाया और अपने पंख और भी तेज़ी से फड़फड़ाए। अध्याय 637। ये स्थान क्या है? टावर ऑफ असेंशन के आसपास का 1000 किलोमीटर का क्षेत्र एक खास स्थान है। ये 1000 किलोमीटर का विस्तार टावर ऑफ असेंशन की अजीबोगरीब शक्ति से भरा हुआ है जो सिर्फ एस रैंक वालों को ही आगे बढ़ने की अनुमति देता है।
और एक बार जब कोई एस रैंक वाला टॉवर ऑफ असेंशन की शक्ति से भरे क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वह उस क्षेत्र से वापस नहीं आ पाएगा। दूसरे शब्दों में, एक बार जब कोई एस रैंक वाला टॉवर ऑफ असेंशन के क्षेत्र के 1000 किलोमीटर के भीतर प्रवेश करता है तो उसके पास सिर्फ दो ही विकल्प होंगे, या तो टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश करके यूटोपिया चला जाए या फिर मरने तक टॉवर ऑफ असेंशन की शक्ति से भरे क्षेत्र में ही रहे। टॉवर ऑफ असेंशन के आसपास के 1000 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र जादुई कोहरे से भरा हुआ है और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। सेबेस्टियन के अनुसार मनुष्यों के अलावा एस रैंक तक पहुंचने वाले राक्षस भी टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए संभावना है कि मुझे यहां एस रैंक के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा। इवान ने बड़बड़ाया और आगे की ओर उड़ना बंद कर दिया जब उसने अपने सामने कोहरे से भरा एक क्षेत्र देखा। तो ये जादुई कोहरा है जिसके बारे में सेबेस्टियन ने मुझे बताया था। इवान ने रुकने के बाद बड़बड़ाया और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके कोहरे वाले क्षेत्र की जांच करने की कोशिश की, और उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके कोहरे से भरे क्षेत्र को स्कैन नहीं कर सका। राक्षसों के बारे में मुझे बताने के अलावा सेबेस्टियन ने यह भी कहा कि इस कोहरे वाले क्षेत्र के भीतर एस रैंकर्स द्वारा बनाया गया एक छोटा शहर हो सकता है, जिन्होंने इस क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग नहीं किया और इसके बजाय यहां रहने का फैसला किया, इवान ने कहा और एक गहरी सांस ली। अगर इस धुंधले इलाके में वाकई कोई शहर है तो मैं वहां से कुछ जानकारी ले सकता हूं कि टॉवर ऑफ असेंशन में प्रवेश करने के बाद मुझे किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उसने मन ही मन सोचा और आखिरकार एक कदम आगे बढ़ा, धुंध से भरे इलाके में प्रवेश किया। जिस क्षण इवान धुंध भरे इलाके में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया एक पल के लिए घूम गई और धमाका, वह मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। लानत है, इवान ने धीमी आवाज में गाली दी और खड़े होने की कोशिश की, लेकिन खड़े होने के बाद भी उसका सिर कुछ और सेकंड तक घूमता रहा और वह किसी भी चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया। लगभग 10 सेकंड बाद इवान को आखिरकार होश आया और उसने अपने चारों ओर देखा। जब उसने अपने चारों ओर देखा तो इवान ने पाया कि वह एक हरे भरे जंगल में था जो जीवन से भरा हुआ था। हर जगह रंग बिरंगे फूल, विशाल पेड़ और तरह तरह के पौधे उग रहे थे और वह कुछ निम्न स्तर के राक्षसों की आभा भी महसूस कर सकता था जो एफ रैंक से लेकर ए जोड़ रैंक तक के थे। ये कौन सी जगह है? इवान ने उलझन में बड़बड़ाया और अपने पीछे देखा। जब उसने पीछे देखा तो इवान को कोहरा वाला क्षेत्र नहीं दिखा, बल्कि उसे वही जंगल दिखा जो उसके सामने था। जल्द ही इवान ने एक और बात नोटिस की और उसका हाव भाव एक बार फिर बदल गया। यहाँ का परिवेश मैना के बजाय विश्वसार से भरा हुआ है, उसने चौंकते हुए स्वर में कहा। मुझे मत बताओ कि मैं पहले से ही यूटोपिया में हूँ। अपने परिवेश को विश्वसार से भरा हुआ पाकर इवान ने अपने शरीर को स्कैन किया, लेकिन देखा कि उसका मैना विश्वसार में नहीं बदल रहा था। क्या मैं वाकई यूटोपिया में हूँ? ये देखने के बाद कि उसका मैना विश्वसार में नहीं बदल रहा था, उसने खुद से उलझन भरे लहजे में पूछा और छाया पंखों का उपयोग करके नीले आकाश में चला गया ताकि वह जंगल के पार देख सके। वूश, एक गोली की तरह वह जंगल को चीरता हुआ आसमान में पहुंच गया। आसमान में पहुंचने के बाद इवान को आखिरकार उसका जवाब मिल गया। तो मैं यूटोपिया में नहीं हूँ, हो, उसने धीमी आवाज में कहा जब उसने अपने से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक विशाल काला टॉवर देखा। टॉवर आसमान को चीरता हुआ दिखाई दे रहा था और भले ही इवान उससे बहुत दूर था, फिर भी वह एक अजीब शक्ति को महसूस कर सकता था जो टॉवर समय समय पर उत्सर्जित कर रहा था। चूंकि मैं अभी भी टॉवर ऑफ असेंशन देख सकता हूं, तो इसका मतलब है कि यह यूटोपिया नहीं है, इवान ने खुद से कहा और अपने सिर के पीछे खुजलाया। अगर यह यूटोपिया नहीं है तो ये कौन सी जगह है? अचानक इवान को कुछ महसूस हुआ और उसने संकुचित आंखों से अपने चारों ओर देखा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? उसने अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया, लेकिन इवान को अपने आसपास के वातावरण को स्कैन करने के बाद भी कोई नहीं मिला। हालांकि इवान को कोई नहीं मिला, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। चूंकि मैं इस व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाया तो इसका मतलब है कि वह मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इवान को जब यह एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और वह अपनी चपलता का इस्तेमाल करते हुए वहां से उड़ने लगा। लेकिन 10 मिनट तक उड़ने के बाद भी इवान को अभी भी वही नज़रें उस पर महसूस हो रही थीं। अरे स्टॉकर, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बाहर आकर कहो। कायरतापूर्ण व्यवहार करना बंद करो। इवान तब रुका जब वह उस व्यक्ति से पीछा छुड़ाने में सक्षम नहीं था जो उसे देख रहा था और ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसने उस व्यक्ति को पुकारने के बाद कुछ मिनट तक इंतजार किया, लेकिन 5 मिनट के बाद भी कोई नहीं आया। अरे, ये स्टॉकर आखिर चाहता क्या है? इवान ने निराश स्वर में कहा जब उसे देखने वाला व्यक्ति उसके सामने नहीं आया। उसने एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया और उस व्यक्ति को खोजने की पूरी कोशिश की जो उसे देख रहा था। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का बार बार इस्तेमाल करने के बाद इवान ने आखिरकार कुछ नोटिस किया और उसका चेहरा अजीब हो गया।
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह व्यक्ति मुझे देख रहा है, लेकिन साथ ही साथ मेरी ओर नहीं देख रहा है, उसने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से खुद से कहा। जैसे ही इवान पागल हो रहा था क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। मुझे देख रहा है लेकिन मेरी ओर नहीं देख रहा है। इवान ने मन ही मन बुदबुदाया और अपनी छाया मरे के बारे में सोचा। क्या ये व्यक्ति मेरी छाया मरे को महसूस कर सकता है जो मेरी छाया भंडारण के अंदर है? इवान ने सोचा और उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। अगर यह व्यक्ति मेरी छाया मरे को भी पहचान सकता है तो वह निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। इवान ने अपनी छाया भंडारण के अंदर देखा कि क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है। पहली नज़र में उसे अपनी छाया भंडारण में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन अचानक उसने देखा कि हाना अजीब तरह से व्यवहार कर रही थी। उसके साथ अपने संबंध के माध्यम से वह महसूस कर सकता था कि वह किसी कारण से बेचैन हो रही थी। उसे क्या हुआ है? इवान ने तुरंत हाना को अपने शैडो स्टोरेज से बाहर निकाला ताकि यह पता लगा सके कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जिस क्षण उसने हाना को शैडो स्टोरेज से बाहर निकाला, वह नज़र जो उसे उस पर महसूस हो रही थी गायब हो गई। इसके बजाय अब उसे महसूस हो रहा था कि वह नज़र हाना पर टिकी हुई थी। इससे पहले कि इवान समझ पाता कि क्या हो रहा है, हाना अपने आप ही उसके शैडो स्टोरेज में वापस चली गई, जैसे वह खुद को किसी चीज़ से छिपाने की कोशिश कर रही हो और वह नज़र जो उसे इस समय महसूस हो रही थी आखिरकार गायब हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? इवान उस अजीब चीज़ के कारण पूरी तरह से स्तब्ध था जो अभी अभी हुई थी और उसने एक बार फिर हाना की ओर देखा। जब उसने उसकी ओर देखा तो इवान ने पाया कि वह अब बेचैन महसूस नहीं कर रही थी और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी नज़र के साथ उसके शैडो स्टोरेज के अंदर बैठी थी। क्या हाना किसी तरह से इस जगह से संबंधित है? जो कुछ अभी हुआ उसे देखने के बाद इवान सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे अभी भी हाना के बारे में बहुत सी बातें नहीं पता थीं। उसकी शक्तिशाली मानसिक क्षमताएं और ये तथ्य कि वह ग्रोथ लिंक कौशल के दूसरे प्रभाव का उपयोग करके भी उसके कौशल को नहीं देख सकता था। उसके बारे में बहुत सी अजीब बातें थीं। मैं हाना से बाद में बात करूंगा। अभी के लिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए इससे पहले कि वह पीछा करने वाला वापस आ जाए, इवान ने सोचा और टॉवर ऑफ असेंशन की दिशा में उड़ गया। इवान 1.5 घंटे तक उड़ता रहा, लेकिन 1.5 घंटे तक उड़ने के बाद भी वह टॉवर ऑफ असेंशन तक नहीं पहुंच पाया। अरे, दूर से ऐसा लगता है कि टॉवर कुछ 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन वास्तव में ये कुछ 1000 किलोमीटर दूर है। इवान ने मन ही मन कोसा और अपने पंखों को और भी तेजी से फड़फड़ाया। अचानक उसने कुछ देखा और आगे की ओर उड़ना बंद कर दिया। तो इस जगह पर वास्तव में एक शहर है, इवान ने रुकने के बाद कहा क्योंकि उसने अपने सामने एक विशाल शहर को देखा था। अध्याय 638 डाइन एंड डैश। ये जगह क्या है? इवान ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी नज़र के साथ शहर में घूमते हुए खुद से सोचा। ताज़ा बैंगनी ओस घास उन लोगों के लिए जो एक जीवंत पलायन की तलाश में हैं। गुणवत्ता वाली बैंगनी ओस घास मेरे दोस्तों, गुणवत्ता वाली बैंगनी ओस घास। आओ और केवल एक सार पत्थर की कीमत पर बैंगनी ओस घास के 10 डंठल ले लो। ताज़ा काटे गए गहरे चेरी फल, सीमित स्टॉक, अपनी रात को और रंगीन बनाओ। ये राइजिंग वम गोली खरीदें और आप। शहर में प्रवेश करने के बाद इवान ने देखा कि लोग अजीब चीज़ें बेच रहे थे। हालांकि लोग जो सामान बेच रहे थे वे अजीब थे, लेकिन इवान को सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ वह सामान नहीं बल्कि वे लोग थे जो उन्हें बेच रहे थे। क्या ये लोग राक्षस हैं जिन्होंने मानव रूप धारण कर लिया है? इवान ने सोचा जब उसने भेड़िए के कान वाले एक आदमी को राइजिंग वम गोलियां बेचते देखा। भेड़िए के कान वाले आदमी के अलावा उसने कुछ लोगों को पक्षियों की शक्ल वाले, कुछ लोगों को कुत्तों की शक्ल वाले और कई अन्य लोगों को भी देखा। उनके अलावा उसने कुछ इंसानों को भी देखा और इन लोगों की तरह ही वे भी अलग अलग तरह की चीज़ें बेच रहे थे। इवान ने उन सभी में एक ही चीज़ समान देखी कि वे सभी एस रैंक वाले थे। क्या ये किसी तरह का बाजार है? इवान ने शहर में घूमते हुए सोचा। लगभग 1 घंटे तक शहर में घूमने के बाद इवान एक कैफ़े जैसी जगह पर आया और उसने देखा कि कैफ़े के अंदर ज़्यादातर लोग असल में इंसान थे। क्या मुझे कुछ जानकारी लेने के लिए वहां जाना चाहिए? इवान ने सोचा और थोड़ा हिचकिचाया। शहर में घूमने के बाद उसे पता चला कि यहाँ के लोग जिस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं उसे एसिन स्टोन कहा जाता है और वर्तमान में उसके पास कोई एसिन स्टोन नहीं है। मेरी मौजूदा क्षमताओं के साथ डाइन एंड डैश करना आसान होगा, इवान ने कुछ देर बाद खुद से कहा और कैफे से दूर एक सोल बीकन गिरा दिया ताकि वह डाइन एंड डैश एक्ट करने के लिए सोल बीकन कौशल का उपयोग कर सके। सोल बीकन गिराने के बाद इवान अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के भाव के साथ कैफे की ओर चला गया। जब उसने दरवाजा खोला तो कैफे के बाहर लड़की घंटी बजी जो एक शांत और सुखद ध्वनि कर रही थी। दोपहर का समय था इसलिए कैफे लगभग भरा हुआ था। इवान ने थोड़ी देर इधर उधर देखा और आखिरकार एक खाली सीट मिल गई। सीट मिलने के बाद इवान बैठ गया और कैफे में मौजूद लोगों पर नजर डाली। ये सभी लोग भी एस रैंक के हैं, इवान ने सोचा और मेनू उठाया।
उसने व्यंजनों के नाम देखने की जहमत नहीं उठाई और सीधे मेनू में मौजूद सबसे महंगी डिश ऑर्डर करने का फैसला किया। चूंकि मैं पैसे नहीं चुकाने वाला हूं, इसलिए मैं सबसे महंगी डिश ट्राई कर सकता हूं। मेनू देखने के बाद इवान ने यही सोचा। जल्द ही एक पुरुष वेटर जो 20 के आसपास का लग रहा था, इवान का ऑर्डर लेने आया। 2 इन्फर्नो हॉपी सैंडविच प्लीज। इवान का ऑर्डर सुनते ही वेटर के हाथ एक पल के लिए कांपने लगे और उसके हाथ में जो हैंडबुक थी वह लगभग गिर गई। इवान के आसपास बैठे लोगों ने भी खाना बंद कर दिया और उसकी तरफ खुली आंखों से देखने लगे। वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इवान के हाव भाव बाहर से उदासीन रहे, लेकिन अंदर से जब उसने लोगों की अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं देखीं तो उसे पसीना आने लगा। ठीक है, अभी कृपया एक पल रुकें। कुछ सेकंड बाद वेटर को होश आया और वह तेजी से किचन की तरफ बढ़ा। यह आदमी कौन है? मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि उसने 2 इन्फर्नो हॉपी सैंडविच मंगवाए थे जिनकी कीमत 200 एसियन स्टोन थी, इसलिए वह 4 महान कुलों में से कोई होगा। 4 महान कुलों के लोग भी भोजन पर 200 एसियन स्टोन खर्च नहीं करेंगे। वह काफी सुंदर है, इसलिए वह मून स्पाइडर का बॉय टॉय हो सकता है। शश, अपना मुंह बंद रखो, अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हारा सिर चकरा जाएगा। ये कमीने किस बारे में बात कर रहे हैं? इवान हैरान रह गया जब उसने लोगों को उसे बॉय टॉय कहते हुए सुना। हालांकि वे बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे, फिर भी वह अपनी उत्कृष्ट श्रवण शक्ति के कारण उन्हें सुन पा रहा था। उन्होंने 4 महान कुलों के बारे में कुछ कहा। आखिर ये 4 महान कुल क्या हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी ठुड्डी रगड़ी। ये चांद मकड़ी कौन है? इवान अपने ऑर्डर का इंतजार करते हुए लोगों की बातचीत सुनता रहा। लगता है मैंने जो सैंडविच ऑर्डर किए हैं वो सामान्य नहीं है, उसने सोचा जब वेटर 20 मिनट बाद भी उसका ऑर्डर नहीं लाया। आखिरकार आधे घंटे बाद इवान ने वेटर को 2 मध्यम आकार के सैंडविच लेकर अपनी ओर आते देखा। सैंडविच गहरे लाल रंग के थे और उनके चारों ओर आग के छोटे छोटे कण घूम रहे थे जो उन्हें एक अनोखा रूप दे रहे थे। जब वेटर ने सैंडविच उसके सामने रखे और इवान ने उन्हें और करीब से देखा तो वह चौंक गया। मैं इन सैंडविच से वैचारिक ऊर्जा के हल्के निशान महसूस कर सकता हूं। कृपया अपने भोजन का आनंद लें। सैंडविच रखने के बाद वेटर वहां से चला गया। कैफे में मौजूद सभी लोग सैंडविच को चाहत भरी आंखों से देख रहे थे। इवान सैंडविच पर उनकी भावुक निगाहों को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की और एक सैंडविच उठा लिया। सैंडविच उठाने के बाद उसने उसमें से एक निवाला खाया और जैसे ही उसने सैंडविच से एक निवाला खाया और उसका स्वाद उसके मुंह में आया, इवान की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। ये स्वाद बहुत ही साधारण है, इवान ने अपने चेहरे पर हैरान भाव के साथ सोचा। सैंडविच का स्वाद वास्तव में एक सामान्य चिकन सैंडविच जैसा ही था। जब वह कैफे के शेफ को बीच की उंगली दिखाने वाला था तो उसके दिमाग में ज्ञान के कुछ टूटे हुए टुकड़े दिखाई दिए। यह महसूस करके इवान दंग रह गया और अपने दिमाग को उन ज्ञान के टुकड़ों पर केंद्रित करने की कोशिश की जो उसके दिमाग में आ रहे थे। कुछ सेकंड के बाद इवान ने अपने दिमाग में आए ज्ञान को छांट लिया और वह काफी हैरान था। ये सैंडविच वास्तव में लोगों को अग्नि तत्व के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है और उन्हें अपने विश्वसार को अग्नि की वैचारिक ऊर्जा में बदलने की अनुमति देता है। इवान ने मन ही मन सोचा और सैंडविच को अपने चेहरे पर पूरी तरह से अलग भाव से देखा। उसने सैंडविच का एक और निवाला लिया और गहरी सोच में डूब गया। अब जब मैं इन लोगों को करीब से देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी तरह ही उनमें से कुछ के शरीर के अंदर भी थोड़ी मात्रा में विश्वसार है, इवान ने सोचा और अपनी आंखों के कोने से कैफे में बैठे लोगों को देखा। चूंकि ऐसे लोग हैं जिनके शरीर के अंदर विश्वसार है, मुझे यकीन है कि इस जगह पर कुछ कोर रिवोलर्स भी होंगे। इवान ने सैंडविच निगल लिया और पसीना आने लगा। अगर इस जगह पर वाकई कोर रिवोलर्स हैं तो मेरे लिए अपनी डाइन एंड डैश योजना को अंजाम देना आसान नहीं होगा। इवान ने अपने आसपास बैठे लोगों को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। अधिकांश लोग अभी भी लालच भरी निगाहों से उसके सैंडविच को देख रहे थे और उनमें से कई तो निश्चित रूप से उसके सैंडविच को लूटने के बारे में सोच रहे थे। अब मेरी असली योजना शुरू करने का समय आ गया है। उनकी लालच भरी निगाहों को देखकर इवान अंदर ही अंदर मुस्कुराया और उसकी नज़र एक अधेड़ उम्र के आदमी पर रुक गई जो उससे सिर्फ 2 टेबल दूर अकेला बैठा था। अध्याय 639 भाग 1। भाई तुम्हारा नाम क्या है? इवान ने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। मालाक, एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुंह से लार टपकाते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उसने टेबल पर रखे एक अछूते सैंडविच पर अपनी नज़रें टिकाए रखते हुए पूछा। कोई बात नहीं भाई मालाक, मैं बस ऊब गया था और तुम एक दिलचस्प व्यक्ति लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ एक अच्छी बातचीत करने के लिए बुलाया है, इवान ने कहा और अछूते इन्फर्नो हॉपी सैंडविच को मालाक की ओर धकेल दिया। चलो खाते समय बात करते हैं। इवान पर ध्यान दे रहे लोगों की आंखें ईर्ष्या से लाल हो गईं जब उन्होंने देखा कि इवान सैंडविच मालाक को दे रहा है। मालाक का शरीर भी सदमे के कारण जम गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके इवान को देखा। तुम यह मुझे क्यों दे रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा।
क्या हुआ भाई, क्या ये सैंडविच तुम्हें पसंद नहीं आया? इवान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सैंडविच बहुत पसंद है। इवान की बात सुनकर मालाक ने तुरंत कहा और सैंडविच को ऐसे थाम लिया जैसे उसे डर हो कि इवान उसे वापस ले लेगा। तो ये राहत की बात है। इवान ने मालाक की बात सुनकर राहत की सांस ली और उसे एक बार फिर दोस्ताना मुस्कान दी। चलो भाई, पहले तुम खा लो, फिर हम बात करेंगे। इवान की बात सुनकर मालाक ने अपनी लार निगल ली और धीरे धीरे सैंडविच का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। भाड़ में जाए मेरी शापित जिंदगी। उसने इस अधेड़ उम्र के आदमी को क्यों चुना? अगर उसने मुझे चुना होता तो मैं आज रात उसका बिस्तर भी गर्म कर देता। भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम में इस तरह की कामुकता है। भाड़ में जाए कामुकता, जब तक तुम मजबूत बन सकते हो, कौन ऐसी तुच्छ चीजों की परवाह करता है? इवान ने जब सुना कि लोग क्या बातें कर रहे थे तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अंदर ही अंदर अपना सिर हिलाया और फिर से मलाक पर ध्यान केंद्रित किया, जिसने सैंडविच खाने के बाद अपनी आंखें बंद कर ली थीं। सैंडविच खत्म करने और अग्नि तत्व के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने में मलाक को पूरा 1 घंटा लगा। सब कुछ खत्म करने के बाद मलाक ने उत्साहित भाव दिखाया और इवान की ओर देखा। भाई, दावत के लिए धन्यवाद। मुझे माफ़ करें, लेकिन क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? मैं आपसे पहले पूछना भूल गया था। इस बारे में चिंता मत करो भाई, इवान ने कहा और उनकी आवाज़ों को अलग करने के लिए उनके चारों ओर एक अवरोध बना दिया। अब जब आपने खा लिया है तो बात करते हैं। मलाक को आश्चर्य हुआ जब उसने उनके चारों ओर अवरोध देखा, लेकिन उसने इसकी बहुत परवाह नहीं की और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकते हो भाई। इवान ने मलाक की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और अपना मुंह खोला। ये कौन सी जगह है? हाँ, मालाक ने इवान का सवाल सुनकर उलझन में देखा, लेकिन 1 सेकंड भी नहीं बीता था कि उसके दिमाग में कुछ कौंधा और उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और कांपती आवाज़ में पूछा, भाई, क्या तुम अपनी दुनिया से यहाँ सिर्फ इसलिए आए हो क्योंकि तुम टॉवर ऑफ असेंशन का इस्तेमाल करना चाहते थे? इवान ने मालाक की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और बस उसे मुस्कुराया। भाई, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, है न? मुझे बताओ कि तुम्हारे पास इतने एसेंस स्टोन हैं कि तुम अपने ऑर्डर किए सैंडविच का खर्च उठा सको। इवान ने एक बार फिर कुछ नहीं कहा और अपने चेहरे पर वही मुस्कान बनाए रखी। इवान के चेहरे पर मुस्कान देखकर यही वह पल था जब मालाक को एहसास हुआ कि वह गड़बड़ कर चुका है। अरे कमीने, अगर तुम यहाँ नए हो और तुम्हारे पास एसेंस स्टोन नहीं है तो तुमने वो सैंडविच क्यों ऑर्डर किए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुमने मुझे अपनी इस गड़बड़ी में क्यों शामिल किया? मालाक ने मेज पटक दी और गुस्से से भरी आवाज़ में चिल्लाया। हालांकि लोग देख सकते थे कि मालाक गुस्से में था, लेकिन इवान ने उनके चारों ओर जो अवरोध खड़ा किया था उसके कारण वे उसे सुन नहीं पाए। इवान मालाक के गुस्से के सामने भी शांत रहा और शांत आवाज़ में बोला, मैंने वे सैंडविच इसलिए मंगवाए क्योंकि मैं खाना खाने और भागने की योजना बना रहा हूं, और मैंने वह सैंडविच तुम्हें क्यों दिया? उसने मालाक की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम भेड़िए जैसी आंखों से मेरे सैंडविच को देख रहे थे और मुझे डर था कि अगर मैंने उन्हें तुम्हारे साथ साझा नहीं किया तो मुझे पेट में दर्द हो जाएगा। इवान की बात सुनते ही मालक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने इवान को ऐसे देखा जैसे वह उसे चीर देना चाहता हो, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह कुर्सी पर गिर पड़ा और अपना चेहरा ढक लिया। मैं मर चुका हूँ। मैं यहाँ 2 साल और 10 महीने तक जिंदा रहा और जब मैं इस लानत वाली जगह को छोड़ने वाला था। मालक ने अपने चेहरे पर एक मृत भाव के साथ बड़बड़ाया। जब इवान ने मालक की बात सुनी तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अरे भाई, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम यहाँ से जाने वाले थे? तुम कमीने, अभी भी मुझे भाई कहने की हिम्मत रखते हो, जबकि तुमने मुझे फंसाया है। मालक ने लाल चेहरे के साथ चिल्लाया और लगभग इवान को मुक्का मार दिया। अब तुम्हें इस तरह से व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं है, इवान ने कहा और मालक को शांत करने की कोशिश की। वास्तव में तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का एक तरीका है। जब इवान ने मालक की बात सुनी तो वह हंस पड़ा। तुम भी मेरी तरह एस रैंक के हो। तुम यहाँ क्या कर सकते हो? तुम यहाँ नए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये कैफ़े फ्रॉस्टफॉल एलायंस का है जो 4 महान कुलों में से एक है और इस कैफ़े का प्रभारी व्यक्ति रैंक 1 इवॉल्वर है। एस रैंक से एक पूरा स्तर ऊपर, और वह हम जैसों को अपनी उंगली के एक झटके से मार सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसकी निगरानी में यहाँ से भाग सकते हो? तो यहाँ वाकई कोर इवॉल्वर हैं, इवान ने मन ही मन सोचा और गहरे विचारों में डूब गया। रुको, मलाक अचानक खड़ा हो गया और इवान को गंभीर चेहरे से देखा। तुम शहर में कब आए? इवान मलाक के गंभीर चेहरे को देखकर उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने ईमानदारी से जवाब दिया, करीब 2.5 घंटे पहले। अरे, क्या तुम शहर में घुसने के बाद इधर उधर घूमते रहे? मलाक ने एक बार फिर पूछा और इवान ने स्पष्ट तरीके से अपना सिर हिलाया। तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है। इससे पहले कि मालक बोल पाता, घंटी की घंटी बजी और कैफ़े का दरवाज़ा खुल गया।
मालक ने दरवाजे की दिशा में देखा और जोर से आह भरी। वे पहले से ही यहाँ हैं। इवान ने मालक की निगाह का अनुसरण किया और देखा कि 3 ऑक उनकी दिशा में आ रहे हैं। 3 में से 2 ऑक एस रैंक के थे और सबसे आगे वाला ऑक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था। हालांकि वह एक कोर रिवॉल्वर है, लेकिन वह एशर से कहीं कमज़ोर है, इवान ने सोचा जब उसने अपनी ओर आ रहे ऑक के चारों ओर आभा महसूस की। मेरी बात सुनो, वे वारलॉर्ड गैंग से हैं जो फ्रॉस्टफॉल एलायंस के समान 4 महान कुलों में से एक है। यदि आप एक कामकाजी गुलाम नहीं बनना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप उनसे दूर रहें। अचानक इवान को मालक से एक टेलीपैथिक संदेश मिला और उसने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा पीला था। तीनों ऑक इवान की मेज़ के ठीक सामने रुके और उसे ऐसे देखा जैसे वे बिक्री पर लगे मांस को देख रहे हों। जब रैंक 1 ऑक ने इवान के सामने आधा खाया हुआ इन्फर्नो हॉपी सैंडविच देखा तो वह मुस्कुराया और बिना कुछ कहे उसे उठा लिया। कुछ मत करो, इवान ऑक को रोकने ही वाला था कि उसे मालक से एक और टेलीपैथिक संदेश मिला। सैंडविच उठाने के बाद ऑक ने उसे एक ही बार में खा लिया और संतुष्टि में अपना सिर हिलाया। तुम हमारे साथ आओ। सैंडविच खाने के बाद ऑक ने इवान की ओर देखा और आदेश देने वाली आवाज़ में कहा, अरे मालक, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। इवान ने गहरी सांस ली और टेलीपैथी कौशल का उपयोग करते हुए मालक से पूछा, इस जगह पर कोई व्यक्ति किस उच्चतम स्तर तक पहुँच सकता है? इवान की आवाज़ सुनकर मालक दंग रह गया और उसने उलझन में उसकी ओर देखा। तुम क्यों हो अंडरस्को? बस मेरे सवाल का जवाब दो। रैंक 1 का शिखर। इस स्थान पर आप जिस सबसे अच्छे शिखर तक पहुंच सकते हैं वह रैंक 1 कोर रिवॉल्वर का शिखर है। तो ये स्थान वास्तव में यूटोपिया से अलग है, इवान ने धीमी आवाज़ में कहा और खड़ा हो गया। चूंकि इस स्थान पर केवल रैंक 1 कोर रिवॉल्वर हैं, इसलिए मुझे उनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खड़े होने के बाद उसने रैंक 1 ऑक को देखा और मन ही मन आह भरी। हालांकि मैं उसे यहाँ बिना ज़्यादा प्रयास के मार सकता हूँ, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित करेगा और अगर उसके पीछे का वारलॉर्ड गैंग मुझे शिकार करने के लिए और रैंक 1 कोर रिवॉल्वर भेजता है तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इवान ने सोचा और अपने चारों ओर देखा कि क्या वह बिना किसी लड़ाई में शामिल हुए इस स्थिति से बाहर निकल सकता है। अचानक इवान ने उस वेटर को देखा जिसने उसे सैंडविच परोसा था और उसके दिमाग में एक विचार आया। चूंकि यह स्थान फ्रॉस्टफॉल एलायंस के नियंत्रण में है, इवान ने मन ही मन बुदबुदाया और उसके होंठ थोड़े ऊपर की ओर मुड़े। अध्याय 640 शून्य विराम भाग 2। अरे वेटर, यहाँ क्या हो रहा है? एक सुअर अभी अभी कैफे में घुसा है और मेरा सैंडविच खा गया है और तुम बस वहाँ खड़े हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसी अधूरी ग्राहक सेवा है? इवान ने वेटर की ओर देखते हुए कहा जो किनारे से सब कुछ देख रहा था। हाँ, जब इवान ने उससे बात की तो वेटर दंग रह गया और उसे पसीने आने लगे। अन्य लोगों की तरह वेटर भी एक एस रैंकर था और सिर्फ उस ऑक को देखकर जो रैंक 1 कोर रिवॉल्वर था, वेटर को लगा कि उसके पैर सुन्न हो रहे हैं। ये कमीना मुझे इस गंदगी में क्यों घसीट रहा है? वेटर ने मन ही मन कोसा और डर के कारण उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। तुम इस सुअर को देख रहे हो? इवान ने ऑक से कहा जब उसने देखा कि वेटर कांप रहा था। ये भाई इतना गुस्से में है कि गुस्से के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा है। बेहतर होगा कि तुम मुझे उस सैंडविच के पैसे दो, नहीं तो ये भोला दिखने वाला बड़ा भाई तुम्हारी कुछ हड्डियां तोड़ देगा और ग्राहकों को परेशान करने के लिए तुम्हें कैफे से बाहर निकाल देगा। मेरी कुछ हड्डियां तोड़ दो। ऑक ने अपने नथुनों से बहुत ज़्यादा भाप निकाली और गुस्से से भरी आंखों से वेटर की तरफ देखा। तुम मेरी हड्डियां तोड़ना चाहते हो? ऑक्स वाकई बहुत ही सरल मांसपेशी वाले होते हैं, इवान ने मन ही मन कहा जब उसने देखा कि ऑक उसकी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेता है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तुम्हारी हड्डियां क्यों तोड़ूंगा? वेटर ने कांपती आवाज़ में कहा और इवान की तरफ ऐसे देखा जैसे वह अपने सबसे बड़े दुश्मन को देख रहा हो। बेशक, ये बड़ा भाई तुम्हारी हड्डियां क्यों तोड़ेगा? तुमने तो बस उसके ग्राहकों को परेशान किया है, इसलिए अपने ग्राहकों के गुस्से को शांत करने के लिए वह सीधे तुम्हारा सिर काट देगा। इवान ने वेटर की नज़रों को नज़रअंदाज किया और चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ ऑक से कहा, ऑक, तुम्हें अपनी पत्नी के बारे में उसे बताना चाहिए इससे पहले कि वह तुम्हें मार डाले ताकि वह तुम्हारी मौत के बाद उसके बिस्तर को गर्म रखने में तुम्हारी मदद कर सके। वेटर का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने इवान और मालक की आवाज़ सुनी और दूसरे लोग भी उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी शैतान को देख रहे हों। तुम मेरी पत्नी के साथ सोना चाहते हो? इवान की आवाज़ सुनकर ऑक की आंखें लाल हो गईं और उसने वेटर को ऐसे देखा जैसे वह किसी मरे हुए आदमी को देख रहा हो। तुमने मेरी खूबसूरत लुल्लू के बारे में विचार करने की हिम्मत की? वेटर के पैर कांपने लगे और वह अपने चेहरे पर एक भयावह भाव के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। मैं अंडरस्को, वह बोलना चाहता था लेकिन ऑक ने उस पर अपनी आभा को बंद कर दिया था, इसलिए वेटर कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ जो चाहो कर सकते हो? इवान ने एक बार फिर ऊंची आवाज़ में कहा जब ऑक ने वेटर पर अपनी आभा को बंद कर दिया। ये वह जगह है जो फ्रॉस्टफॉल एलायंस की है और यह भाई उनके लिए काम कर रहा है।
क्या आपको लगता है कि आप फ्रॉस्टफॉल एलायंस के किसी व्यक्ति को उसके अपने इलाके में नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या बकवास है फ्रॉस्टफॉल एलायंस। चूंकि उन्होंने मेरे लुलू के बारे में सोचने की हिम्मत की है, इसलिए मैं उनमें से हर एक को मार डालूंगा। ऑक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा और वेटर की ओर एक कदम बढ़ाया जो अपनी पैंट गीला करने के कगार पर था। मुझे देखने दो कि तुम उसे कैसे मारोगे और फ्रॉस्टफॉल एलायंस को कैसे नष्ट करोगे। जिस क्षण ऑक ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक शांत लेकिन ठंडी आवाज गूंजी और एक सफ़ेद लबादा पहने हुए आदमी वेटर के ठीक बगल में दिखाई दिया जो जमीन पर था। तो उसने आखिरकार दिखाने का फैसला किया। हो, इवान ने मन ही मन कहा और उस आदमी को करीब से देखा जो अभी अभी दिखाई दिया था। वह आदमी अपने मध्य 30वें दशक में दिख रहा था और उसके बाल चांदी के सफ़ेद थे। उसका सुंदर चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था और उसके चारों ओर की आभा रैंक 1 ऑक से थोड़ी अधिक मजबूत थी। जूलियस, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस आदमी को बचा सकते हो? उसने मेरे लुलू के बारे में सोचने की हिम्मत कैसे की? आज मैं निश्चित रूप से उसके 2000 टुकड़े कर दूंगा, ऑक ने घृणा से भरी आवाज में कहा। वेटर ने उसे सुनते ही ऑक को लगभग बीच वाली उंगली दिखा दी। क्यों बकवास, मैं तुम्हारे तथाकथित लुलू के बारे में सोचूंगा। ऑक के साथ सोने के बजाय मैं अपने जीवन के बाकी समय के लिए अपनी मासूमियत को बचाए रखना चाहूंगा। वेटर ने आंखों से आंसू टपकाते हुए मन ही मन कहा। यहाँ तक कि जूलियस ने भी अपना चेहरा थपथपाया और ऑक को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ़ को देख रहा हो। उसने अपनी आंखों के कोने से इवान की दिशा में देखा और पाया कि वह अपने चेहरे पर एक मासूम भाव के साथ वहां खड़ा था। ये ऑक बकवास करने वाले मूर्ख हैं। उस आदमी ने स्थिति को फ्रॉस्टफॉल एलायंस और द वारलॉर्ड गैंग के बीच विवाद में बदल दिया। अब अगर मैं इन मूर्खों को नहीं रोकूंगा तो यह निश्चित रूप से फ्रॉस्टफॉल एलायंस की प्रतिष्ठा को प्रभावित करेगा। जूलियस ने मन ही मन सोचा और एक गहरी सांस ली। ग्रंक, मैं इसे सिर्फ एक बार कहूंगा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं वारलॉर्ड गैंग को आधिकारिक शिकायत भेज दूंगा, जूलियस ने बर्फीली आवाज में कहा। मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके और आपके लुलू के साथ क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि आप मेरे फ्रॉस्टफॉल एलायंस और आपके वारलॉर्ड गैंग के बीच युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम, जूलियस की बात सुनकर ग्रुंक के हाव भाव बदल गए। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? उसने दांत पीसते हुए जूलियस से पूछा। जूलियस ने ग्रुंक की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और चेहरे पर उसी ठंडे भाव के साथ उसे देखता रहा। अच्छा, मैं आज जो हुआ उसे कभी नहीं भूलूंगा, ग्रुंक ने जूलियस के हाव भाव देखकर कहा और जाने के लिए मुड़ गया। तुम मेरे साथ आओ, ग्रुंक ने पीछे मुड़कर लाल आंखों से इवान से कहा। तुम अपने आप जा सकते हो। वह मेरे कैफे का ग्राहक है और जब तक वह यहाँ है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरी जिम्मेदारी है। जूलियस की बात सुनकर ग्रंक ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसने उससे बहस नहीं की और कैफे से बाहर निकल गया। थैंक यू सर, वेटर ने ग्रंक के कैफे से बाहर निकलते समय आंसू भरी आंखों से जूलियस से कहा। वह जमीन से उठ खड़ा हुआ और चेहरे पर कृतज्ञता भरी नज़र के साथ उसकी ओर झुका। जूलियस ने बस अपना सिर हिलाया और वेटर से अपने काम पर वापस जाने को कहा। भाड़ में जाओ कमीने। जाने से पहले वेटर ने इवान को बीच की उंगली दिखाई और उसे कोसा। इवान ने वेटर को नज़रअंदाज किया और जूलियस की ओर देखा जो अब उसके चेहरे पर ठंडी नज़र से उसे देख रहा था। भाई मलाक, आज आपके बच्चे का जन्मदिन है न? हमें अभी भी उसके लिए एक उपहार खरीदना है, इसलिए हमें भी चले जाना चाहिए। इवान ने अचानक मलाक से कहा और जाने के लिए मुड़ गया। ये कमीना क्या बात कर रहा है? मलाक अंदर से हैरान था, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और इवान के पीछे पीछे चला गया। तुम दोनों रुक जाओ। मलाक और इवान के जाने से पहले उन्होंने जूलियस की ठंडी आवाज़ सुनी। तुम बिना पैसे चुकाए चले जाओगे? जब मलाक ने जूलियस की आवाज़ सुनी तो वह रो पड़ा। मुझे आज घर से निकलने से पहले अपना भाग्य जांच लेना चाहिए था, उसने सोचा और इवान के साथ जूलियस की ओर देखा। आप मजाक कर रहे होंगे सर। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें उस सुअर से पूछना चाहिए था जो पहले चला गया था। आखिरकार सैंडविच तो उसी ने खाया था, इवान ने कहा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम नहीं चाहते कि हम किसी और के खाने का पैसा चुकाएं, है न? तुमने 2 सैंडविच मंगवाए और मान लो ग्रंक ने उनमें से एक खा लिया, तो दूसरे का क्या होगा? जूलियस ने अपने चेहरे पर उसी भाव के साथ कहा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कम से कम उस एक का तो भुगतान करना चाहिए? जूलियस की बात सुनकर इवान ने मलाक की ओर देखा और उसे एक मुस्कान दिखाई जो सचमुच कह रही थी, अब तुम अपने दम पर हो भाई। बचने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करो। मलाक की आंखों से आंसू बहने लगे और उसे पछतावा हुआ कि उसने वह सैंडविच पहले खा लिया। मेरी जीवन भर की आधी बचत, मलाक ने मन ही मन कहा और कांपते हाथों से जूलियस को एक स्टोरेज रिंग थमा दी। जिस क्षण जूलियस ने उसके हाथ से स्टोरेज रिंग ली, सिसकना सिसकना, मलाक रोने लगा। जूलियस का मुंह मलाक को एक बच्चे की तरह रोता देखकर फड़क उठा और उसने इवान की ओर देखा। उसकी चिंता मत करो, आज भाई मलाक के बेटे का जन्मदिन है, इसलिए वह थोड़ा भावुक है, इवान ने कहा जब उसने देखा कि जूलियस उसे देख रहा है और मलाक को बाहर खींचना शुरू कर दिया।
जन्मदिन मेरे गधे, जूलियस ने मन ही मन कहा और एक गहरी सांस ली। मैं इस बार तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुम भी मेरी तरह एक इंसान हो और तुम यहाँ नए हो। इवान ने कैफ़े छोड़ने से ठीक पहले जूलियस की आवाज़ सुनी। लेकिन अगर तुमने यहाँ एक बार फिर से परेशानी पैदा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसका पछतावा कराऊंगा। जूलियस की आवाज़ सुनकर इवान एक पल के लिए रुका और बिना कुछ कहे कैफ़े से बाहर चला गया। सिसकना, सिसकना, सिसकना। कैफ़े से बाहर निकलने के बाद भी मलाक रोता रहा और उसकी आंखें खोखली होने लगी जैसे उसने जीने की इच्छा खो दी हो। इवान ने ये देखकर आह भरी और मलाक के कंधे को थपथपाया। रोना बंद करो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि दिन के अंत में मैं तुम्हें तुम्हारे खोए हुए इस स्टोन की दोगुनी मात्रा लौटा दूंगा अब। सिसकना, सिसकना, सिसकना। इवान की आवाज़ सुनकर मलाक की रोने की गति दोगुनी हो गई। हाँ, इवान ने ये देखकर फिर से आह भरी। उसने मलाक को भिखारी की तरह सड़क के कोने पर बैठाया और उसके सामने एक कटोरा रख दिया। बस कुछ मिनट यहीं रुको, मैं जल्द ही तुम्हारे एसेंस स्टोन्स वापस लाऊंगा, उसने कटोरा मलाक के सामने रखने के बाद कहा और वहां से गायब हो गया।